हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग खैर खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है वो हमारा अकाउंटिंग वेरिएशन प्रोफार्मा है। डियर स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग वेरिएशन प्रोफार्मा कोई फॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी नहीं है, कोई फॉर्मल रिकॉर्ड नहीं है। ये सिर्फ एक प्रिपरेशन के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया गया है जिसकी बेस पे आप ज़्यादा बेहतर तरह से तैयार हो सकते हैं अपनी जर्नल एंट्री के लिए। तो थोड़ा सा हम देखें कि हमने आज चूंकि हमारा लेक्चर नंबर अब 5 है, लेकिन इससे पहले जो हमने 4 लेक्चर्स में हमने कुछ पहले लेक्चर के अंदर हमने अकाउंटिंग बेसिक्स को देखा था, फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ बिजनेसेस को देखा था, थर्ड के अंदर हमने आपकी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को देखा था जिसमें हमने ब्रिटिश पैटर्न को भी देखा था और अमेरिकन पैटर्न को भी देखा था, और उसमें कुछ एक दो चीजों को एक्सटेंशन भी देखी थी। उसके साथ साथ नेक्स्ट जो हमारा स्टेप था वो अकाउंटिंग इक्वेशन था। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर जैसा कि आप लोगों को याद है कि हमारे पास एसेट्स और इक्विटीज होते हैं, और यू नो कि इक्विटीज मीन लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। आज हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, यूनिट नंबर 5 पे बात करते हैं। और यूनिट नंबर 5 के बाद जो अगला हमारा यूनिट अकाउंटिंग साइकिल और उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन है, तो हम जर्नल एंट्री है, सॉरी। तो जर्नल एंट्रीज को सीखने के लिए ये अकाउंटिंग वेरिएशन प्रोफार्मा डिजाइन किया गया है, ताकि जर्नल एंट्रीज के अंदर जो भी हम डेबिट क्रेडिट के रूल्स को यूज करेंगे या उसकी जो फॉर्मेट्स होंगे या जो भी उसके मामलात होंगे उनको एक बेहतर तरह से सीख सकेंगे जब हम इंशाल्लाह अकाउंटिंग वेरिएशन प्रोफार्मा को देख लेंगे। चलते चले देखते हैं अकाउंटिंग वेरिएशन प्रोफार्मा में। जरा देखें तो ये सबसे पहले सीरियल नंबर आपको नजर आ रहा है, फिर ट्रांजैक्शन है, फिर चार्ट ऑफ अकाउंट्स है। आपको पता है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की जो सब टाइप्स हैं दैट इज कॉल्ड चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स मीन कैश अकाउंट रिसीवेबल, जितने भी आपके सब टाइप्स हैं ओवरऑल पिलर्स ऑफ अकाउंट या टाइप ऑफ अकाउंट के उनको चार्ट ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं, जिनको हम अपनी जर्नल एंट्री के अंदर यूज करते हैं। इसी तरह से रीजंस, रीजन में दो ही रीजन होते हैं अकाउंटिंग के अंदर। वन रीजन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग वाइल सेकंड रीजन इज कॉल्ड डिक्रीजिंग। तो उसकी बेस पे फिर हमारे पास डेबिट या क्रेडिट बनता है ऑन द बेसिस ऑफ अ रूल। सबसे पहले जल्दी से क्विकली हम देख लेते हैं कि एसेट्स के अंदर कौन से चार्ट ऑफ अकाउंट होते हैं, या एसेट्स जो आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है जिसको हम पिलर्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं, उसके फर्दर कौन कौन से अकाउंट्स है जिसको हम सब अकाउंट्स बोलेंगे, और जनरली स्पीकिंग जिसको चार्ट ऑफ अकाउंट्स बोलेंगे और अपनी हम जर्नल एंट्री के अंदर यूज करेंगे। उसमें देखें आप देख लें स्टूडेंट्स के हमने ये चीजें तकरीबन सारी देखी हुई हैं, लेकिन फिर जल्दी से देख लेते हैं। मशीनरी, फर्नीचर, लीज होल्ड प्रीमिसेस, और बिल्डिंग इक्विपमेंट, प्लांट अकाउंट रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल, लैंड, कार, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। आपको पता है ना, मार्केटेबल सिक्योरिटी एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है जो हम अनदर कंपनी के अंदर एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट हासिल करने के लिए करते हैं। इसी तरह से हमारे पास कैश अवेलेबल है, गुडविल है, लीज होल्ड बिल्डिंग हमारे पास है, बैंक है, कंप्यूटर है, फिक्चर एंड फिटिंग है। फिक्चर एंड फिटिंग की एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसा आप किसी रूम में बैठे होंगे तो देख सकते हैं आप, ये जो पंखा होता है, जो हीटर होता है, या जो अदर एसेसरीज टाइप ऑफ चीजें होती हैं जो किसी कमरे में, तो उसको उन सबको हम फिक्सचर एंड फिटिंग की कैटेगरी के अंदर लेके आते हैं। कॉपीराइट यू नो इज इंटेंजिबल एसेट, लीज होल्ड लैंड, इन्वेंटरी योर स्टॉक, लोन टू एम्प्लॉइज है कि आपने लोन एम्प्लॉय को दिया हुआ है, डेफिनेटली दैट इज योर एसेट्स, कल वो आपको रिटर्न करेगा। इसी तरह से किसी भी अकाउंट के साथ प्रीपेड का अगर लफ्ज लिख दिया जाए तो वो भी आपका एसेट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस और प्रीपेड ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो हमारे पास पिलर ऑफ अकाउंट है उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग सिंपल सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप के केस के अंदर या पार्टनरशिप के अंदर केस के अंदर यूज किया जाता है। ड्राइंग का कोई केस भी नहीं हमारे पास कंपनी के अंदर। तो ये बेसिकली विड्रॉल होती है जो आपका ओनर जाती मकसद के लिए अपने बिजनेस से कोई चीज विड्रॉ करता है। फॉर एग्जाम्पल एक ओनर है, वो अपने बिजनेस से कैश लेके घर चला जाता है, या वो अपने बिजनेस से कोई इन्वेंट्रीज को घर लेके चला जाता है, या अपने बिजनेस से फर्नीचर को कोई सी चीज कोई सा एसेट अगर मालिक जो ओनर ऑफ द बिजनेस होगा वो अपने जाती मकसद के लिए अपने घर लेके जाए, दैट इज कॉल्ड अ ड्राइंग।
Any withdrawal made by the owner in the form of a physical asset like a furniture, inventory, और देखें कुछ भी हो सकता है। अब ओनर इज द ओनर, ओनर की मर्जी है कि वो फर्नीचर लेके चला जाए, ओनर की मर्जी है वो इन्वेंट्री लेके जाए, नॉर्मली कैश लेके जा सकती है, और इन अदर फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, कोई से फाइनेंशियल एसेट, तो जो चीज भी बंदा लेके जाएगा, सिंपल सी बात है, दैट विल बी योर एसेट अकाउंट, और विड्रॉ कर रहा है जाती मकसद के लिए, उस वो जो चीज लेके जा रहा है उसका किसी तरह से आपके बिजनेस को कोई फायदा नहीं है, वो सिर्फ वो अपनी जात के लिए लेके जा रहा है, दैट इज कॉल्ड अ ड्राइंग। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ अकाउंट के अंदर जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट क्या होता है? एक्सपेंस अकाउंट आपकी आउटफ्लोज होती है इन ऑर्डर टू गेट द रेवेन्यू। अगर एक छोटी सी बिजनेस के अगर एग्जांपल आपके सामने रखे हैं, तो अगर एक दुकानदार शॉपकीपर अपने शॉप पे बैठा होता है, तो वो क्यों बैठा हुआ है? इन ऑर्डर टू गेट द रेवेन्यू, अर्निंग कमाने के लिए, रेवेन्यू को कमाने के लिए वो वहां पे दुकान पे है। लेकिन दुकान वैसे तो नहीं चलती है, दुकान को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होती है, दुकान के लिए आपको और रेंट ऑफ द शॉप भी आपने पे करना होता है, इसके अलावा और छोटे मोटे एक्सपेंस भी होते हैं, तो वो सारी चीजें हमारे पास एक्सपेंस के अंदर आती है। तो डियर स्टूडेंट, एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे अपने माइंड में जरा गौर से रखिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एक्सपेंस को जरा देखिएगा, इसलिए कि एक्सपेंस एक काइन के दो साइड्स की तरह होता है। अगर एक साइड से आप देखें तो वो आपको एक्सपेंस नजर आएगा, लेकिन अगर आप उसको दूसरी साइड से देखेंगे तो आपको रेवेन्यू नजर आएगा। तो सिर्फ देखना ये है कि आप उसको किस साइड से देख रहे हैं। मीन फॉर एग्जांपल, अगर एक टीचर है तो टीचर की एक सैलरी को अगर देखा जाए, तो सैलरी टीचर के लिए तो रेवेन्यू है, लेकिन सैलरी जो जिस इदारे से वो टीचर ले रहा है उसके लिए वो उसका एक्सपेंस है। सो एक्सपेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट बात याद रखने की ये है कि एक्सपेंस के साथ कुछ मेंशन नहीं किया जाता, डेबिट या क्रेडिट, नंबर वन। कुछ मैं आपको निशानियां बता देता हूँ जल्दी जल्दी से, इसको अपने माइंड में रखें, तो आपको आइंदा कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये एक्सपेंस है या ये एसेट है या कोई और चीज है। एक्सपेंस के साथ याद रखिएगा ये तो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, इसके साथ मेंशन नहीं किया जाता कुछ भी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, ये सिंपल लिखा हुआ है वेजेस, कुछ मेंशन इसके साथ आपको डेबिट क्रेडिट नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर इसके साथ इसको डेबिट भी मेंशन किया जाए, एक कुछ नहीं मेंशन होगा या डेबिट मेंशन होगा, दो निशानियां। और तीसरी निशानी ये कि इसके साथ पेड लिखा जाएगा, पेड अदा किया जाता है। ये तीन मोटी निशानी है। अब देखें जरा वेजेस को, वेजेस के अंदर एग्जांपल है रेंट है, ऑक्ट्रा है, फ्रेड है, कैरेज है, रिपेयर है, मेंटेनेंस है, डिस्काउंट रिबेट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन कमीशन, मिसलेनियस एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सी किस्मों के हमारे पास एक्सपेंस होते हैं। विच हैव, ये देखो निशानी आपको बताएगी ये कौन कौन सी है जी। विच हैव द डेबिट बैलेंस, या तो इसी तरह से लिखा होगा, साथ कुछ मेंशन नहीं किया जाएगा, जैसे ये लिखा हुआ रिपेयर, मेंटेनेंस, डिस्काउंट, रिबेट, या डेबिट मेंशन किया जाएगा। डेबिट कैसे मेंशन किया जाता है? लिखा जाएगा सैलरी डेबिट, या सैलरी को आगे अगर फॉर्मेट के अंदर शो किया हुआ है तो सैलरी की जो वैल्यू है उसको डेबिट फॉर्मेट में डाला जाएगा। और यू नो लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। आप देखेंगे आगे एक रूलिंग है, रूलिंग में दो साइड्स आपको अगर नजर आ रही है, तो उसमें आप देखेंगे कि सैलरी की अमाउंट जो होगी उसको अगर डेबिट साइड पे लिखा हुआ है तो दिस सैलरी इज अ इज अ एक्सपेंस अकाउंट, वाइस वर्सा इट्स अ रेवेन्यू अकाउंट एटसेट्रा। अब आगे चलते हैं लाइबिलिटी की तरफ। तो लाइबिलिटी में यू नो कि लाइबिलिटी हैज अ टू टाइप्स, ब्रॉडली स्पीकिंग, वन इज अ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, अदर वन इज अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी जो विद इन अ ईयर आपने यू हैव टू पे, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो बियॉन्ड वन ईयर आपने पे ऑफ करनी होती है। अब लाइबिलिटीज की जो इंपॉर्टेंट चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं जो बहुत ज्यादा आपको नजर आते हैं, उनको एक दफा देख लेते हैं। और इनको देखने से पहले थोड़ी सी एक दो निशानियां मैं आपको बता देता हूं ताकि आपके माइंड में रहे। याद रखेंगे लाइबिलिटी की दो तीन निशानियां बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली तो सबसे बड़ी निशानी लाइबिलिटी की ये है कि उसके साथ पेएबल का लफ्ज आता है। पेएबल, पेएबल किसी चीज के साथ लफ्ज आए, पेएबल क्या चीज है? यू हैव टू पे, आपने पे करना है। और यहाँ पे अगर पॉइंट के साथ मैं लिंक करता हुआ जाना चाह रहा हूँ कि अगर रिसीवेबल है, रिसीवेबल है तो वो आपका एसेट अकाउंट है कि आपने फ्यूचर में रिसीव करना है। लेकिन यहाँ पे देखें लाइबिलिटी को अगर देखें तो लाइबिलिटी आपका पेएबल अकाउंट होता है। आपने अपने अपने फ्यूचर के अंदर पे, देखिए सिंपल सी बात है ना, कॉमन सेंस है कि आज आपने किसी से उधार लिया है,
तो वो आपको छोड़ेगा तो नहीं ना, कल उसको रिटर्न करना है, तो लिहाजा लायबिलिटी अकाउंट्स के अंदर पेएबल लिखा जाएगा चीजों के साथ। नंबर 1 निशानी। नंबर सेकंड निशानी क्या है? आउटस्टैंडिंग लिखा जाता है। अगर पेएबल लिखा जाए तो फिर आगे पीछे नहीं देखना है ये कौन सा पेएबल है। पेएबल है, अगर सैलरी पेएबल है, इंश्योरेंस पेएबल है, नोट पेएबल है, अकाउंट पेएबल है, व्हाटएवर पेएबल है, अगर पेएबल है तो वो आपकी लायबिलिटी, याद रखिएगा, सिंपल सी बात। दूसरी निशानी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग में भी हमने नहीं देखना आगे पीछे, वेजेस आउटस्टैंडिंग है या ट्रांसपोर्टेशन आउटस्टैंडिंग है, जो चीज भी फीस आउटस्टैंडिंग है, कोई सी भी चीज आउटस्टैंडिंग है, वो भी हमारी लायबिलिटी बनती है। और आखिरी बात बता दूं बेटा कि जो आपका अनअर्न्ड, अनअर्न्ड जो चीज आपने अर्न ना की हो, दिस टर्म, इसको भी आगे डिस्कस करेंगे हम। अनअर्न्ड अगर किसी चीज के साथ लगेगा तो उसको भी लायबिलिटी बना देगा। मीन पेएबल, आउटस्टैंडिंग और अनअर्न्ड, तीन चीजों में से अगर कोई चीज, कोई सी टर्म किसी टर्म के साथ एसोसिएट कर दी जाएगी, जोड़ दी जाएगी, एक फ्रेज बना दिया जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, वेजेस एक्सपेंस अकाउंट होता है, पता है ना, लेकिन अगर लिखा हो वेजेस पेएबल तो वो फिर एक्सपेंस नहीं रहता, वो आपकी लायबिलिटी बन जाता है। अब देखें कौन कौन से यहाँ पे जी, नोट पेएबल, अकाउंट पेएबल, बैंक लोन, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, मॉर्गेज लोन और एनी आउटस्टैंडिंग आर पेएबल आर अनअर्न्ड। ये देखें, ये तीनों निशानी यहाँ पे भी मेंशन की हुई है। इसी तरह से ऑनर इक्विटी है जी। ऑनर इक्विटी क्या होती है? एक ऑनर की इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस होता है। ऑनर ऑनर अपने घर से, अपने जाती चीजों में से जो चीजें इन्वेस्ट करते हैं इन द बिजनेस इज कॉल्ड ऑनर इक्विटी। फॉर एग्जांपल, ऑनर नॉर्मली कैश इन्वेस्ट करता है, ओनर की मर्जी है, वो अपने घर में जाती फर्नीचर जो उसके घर में पड़ा हुआ है वो भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है, अपनी जाती गाड़ी को बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है, अपने जाती कंप्यूटर के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो चीज भी बिजनेस में इन्वेस्ट की जाए बाय द ओनर, दैट इज कॉल्ड योर ओनर्स इक्विटी अकाउंट। इसी तरह से बेटा रेवेन्यू भी है। रेवेन्यू रेवेन्यू के अंदर अगर आप देखें तो रेवेन्यू में इंपॉर्टेंट चीज सेल्स है। और रेवेन्यू के साथ साथ मैंने आपको वहां पे ऊपर एक डिस्कस कर दिया था कि सिर्फ देखना ये है कि ये नॉमिनल अकाउंट की कौन सी साइड है, वो अगर रिसीविंग साइड है तो वो आपका रेवेन्यू है, अगर वो पेइंग साइड है तो दैट विल बी योर एक्सपेंस अकाउंट। और यहाँ पे एक और छोटा सा भी एक चीज और हाईलाइट करना चाहूंगा स्टूडेंट, अपने पास जरूर नोट कीजिएगा कि जो आपका अकाउंट सेल्स अकाउंट है, SALES सेल्स अकाउंट, दैट इज अ रेवेन्यू अकाउंट। हमेशा सेल अकाउंट रेवेन्यू है। क्यों? थोड़ी सी बात को जरा समझना है। मैंने आपको बताया ना, कॉइन की दो साइड। वेजेस, अगर सैलरी की बात की जा रही है तो एक बंदा सैलरी रिसीव कर रहा है तो उसकी सैलरी रेवेन्यू है, और दूसरा बंदा सैलरी अदा कर रहा है तो उसकी सैलरी एक्सपेंस है। क्योंकि एक ही कॉइन के दो साइड है, दो डिफरेंट पार्टीज आपस में इंटरेक्ट कर रही है इस ट्रांजेक्शन के लिए। लेकिन जरा गौर से देखिएगा, सेल का अगर आप कायम को और से देखें, एक तरफ से तो सेल है, लेकिन उसको उल्टा करके देखें तो वो दूसरी साइड से सेल नहीं है, वो परचेज होता है। मीन परचेज आपका एक्सपेंस होता है और सेल आपका रेवेन्यू होता है। ये परचेज और सेल ऐसी टर्म है जिसके कायम एक साइड, दोनों एक जैसे दोनों साइड नहीं है, दोनों में एक फर्क है। हमें पता है परचेज का मतलब होता है खरीदना, आपने एक्सपेंस किया है, और रेवेन्यू होता है आपका सेल्स कि आपने अब बेचे। इसी तरह से फीस है, और यहाँ पे निशानी बताई हुई है कि आपके साथ अगर क्रेडिट मेंशन कर दिया जाए। देखो एक्सपेंस में तो कुछ मेंशन नहीं किया जाता या डेबिट मेंशन किया जाता है, तो रेवेन्यू में याद रखिएगा, रेवेन्यू की मोटी मोटी क्या निशानी है? रेवेन्यू की पहली निशानी आपको मैंने बता दी है कि सेल्स हमेशा रेवेन्यू है, ये तो जहां पे भी लिखा होगा रेवेन्यू होगा। उसके अलावा जितने नॉमिनल अकाउंट हैं उनको देखना होगा कि उसके साथ रिसीव्ड तो नहीं लिखा हुआ, रिसीव्ड, रिसीव्ड पे मैं गौर कर जोर दे रहा हूँ, रिसीव्ड, कि अगर रिसीव किया हुआ है वो चीज, अगर सैलरी रिसीव की हुई है, अगर वेजेस रिसीव की हुई है, अगर इंटरेस्ट रिसीव किया हुआ है तो वो आपका रेवेन्यू है। लेकिन अगर वो पे किए वो आपके एक्सपेंस है। सो मैं बात ही करना चाह रहा हूँ कि रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, इसकी भी दो तीन निशानी है। नंबर 1, आपके साथ साथ क्रेडिट जरूर मेंशन किया जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल लिखा जाता है इंटरेस्ट और साथ कुछ मेंशन नहीं है तो वो आपका एक्सपेंस है। लेकिन अगर इंटरेस्ट आपने रिसीव किया है तो उसके साथ जरूर जरूर लिखा जाएगा क्रेडिट, जिससे ये होगा कि ये रिसीव आपका रेवेन्यू। एक पहली निशानी क्या थी रेवेन्यू की? नंबर 1, उसको क्रेडिट लिखा जाएगा।
नंबर सेकंड वो रिसीव किया जाएगा या रिसीव्ड लिखा जाएगा। ये एक दो आपके पास निशानी है जिससे आप देख सकेंगे कि ये आपका जो भी आपका अकाउंट है, ये आपका एक्सपेंस है, ये आपका रेवेन्यू अकाउंट है। जल्दी से एक क्विकली नजर दौड़ाते हैं अपने अकाउंटिंग पिलर्स पे। हमने अकाउंटिंग पिलर्स को एक डिटेल से डिस्कस किया हुआ है आपकी जो लेक्चर नंबर 3 के अंदर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा। मैं थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ऊपर से जाऊंगा, डिटेल उसको हमने वहां पे देखा हुआ है। तो 6 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स भी आप बोल सकते हैं, या आप इसको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स भी बोल सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है। ज्यादातर बुक्स के अंदर ये लिखा जाता है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट की बात करते हैं। हमने एक पूरी डिटेल एक चीज बनाई है जहाँ पे हमने उसको जो हमारे पास टाइप्स ऑफ अकाउंट का लेक्चर है उसके अंदर हमने बताया कि कैसे पहले ब्रिटिश के 3 अकाउंट थे जिसको पर्सनल, रियल, नॉमिनल बोलते हैं। उसके बाद फिर अमेरिकन आए हैं जिनके 5 अकाउंट थे जो एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू और ओनर इक्विटी के अकाउंट थे। और फिर उसी को एक 6 पिलर्स ऑफ अकाउंट में एक नया अकाउंट जो सिर्फ और सिर्फ नॉन कारपोरेट फॉर्म ऑफ द बिजनेस के लिए, जो आपके पास सोल प्रोप्राइटरी या पार्टनरशिप के लिए एक ड्राइंग को यहाँ पे इंक्लूड किया गया। इससे देखा गया कि आपके बैलेंसेस को बहुत सही तरह से हो गए हैं और इससे एक ज्यादा बेहतर आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है। सो हमारे पास कौन कौन से अकाउंट्स हैं? नंबर 1 एसेट अकाउंट है, ड्राइंग अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट है, लाइबिलिटी अकाउंट है, ऑनर इक्विटी अकाउंट एंड रेवेन्यू अकाउंट है। तो स्टूडेंट्स, जो मोटी बात याद रखनी है कि सबसे पहले तो ये 6 आपने अकाउंट्स के नाम याद रखने हैं। नाम कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले आपने नाम याद रखना है, एसेट का नाम याद रखना है और फिर उसके साथ आपने पहले उसको रफली आपने लिख लेना है, फिर अरेंज करना है। ठीक है, ये जो आपको अरेंजमेंट नजर आ रही है ये अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट है। तो डायरेक्टली आपको अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट ना याद ना करें। पहले ये देखो, एसेट लिखो अपने पास कॉपी में और फिर देखें एसेट का अपोजिट कौन सा होता है? लायबिलिटी होता है। ठीक है, वो अपने पास नोट कर लें। फिर अगली साइड पे चले जाएं, एक तरफ लिखें एक्सपेंस, और एक्सपेंस का अपोजिट क्या होता है? रेवेन्यू होता है। 4 अकाउंट्स आपके पास हो गए। पांचवा अकाउंट आपके पास है ओनर्स इक्विटी अकाउंट और छठा अकाउंट आपके पास है ड्राइंग अकाउंट। पहले स्टूडेंट्स आपने ये 6 के 6 अकाउंट अपने माइंड में याद रखने हैं। याद रखने के बाद फिर आपने इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, ए बी सी डी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें। एसेट, ड्राइंग, एक्सपेंस, लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी एंड द रेवेन्यू अकाउंट। तो ये आपके 6 अकाउंट हो जाएंगे। अब जैसे ही आपने ये 6 अकाउंट अरेंज करेंगे तो याद रखें कि ये जो पहले 3 अकाउंट है जिसमें एसेट अकाउंट है, जिसमें ड्राइंग अकाउंट है और तीसरा अकाउंट हमारे पास एक्सपेंस अकाउंट है। तो ये एक फैमिली है, ये 3 एक अकाउंट है। 3 एक अकाउंट से मतलब ये है कि ठीक है, विद इन अकाउंट्स में फर्क जरूर है। एक्सपेंस, ड्राइंग और एसेट में बहुत दुनिया का आसमान का फर्क है, एक जैसे नहीं है, लेकिन एक साइड पे है। एक साइड में मतलब ये कि इस पे जो गोल्डन रूल्स अप्लाई किए जाएंगे वो सिमिलर होंगे, वो एसेट पे, ड्राइंग पे और एक्सपेंस में सिमिलर होंगे। और हाँ, जरूर याद रखिएगा किसी न किसी पोजीशन में इन इन 3 अकाउंट्स में सिमिलरिटीज भी हैं। ठीक है, नो डाउट अबाउट दैट कि एक्सपेंस हमारे खर्चे होते हैं और एसेट हमारे इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं। ड्राइंग, विड्रॉल होती है, तीनों डिफरेंट एंगल से आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ सिमिलरिटीज भी हैं इनके अंदर। लेकिन सिंपल हमने अभी के लिए ये याद रखना कि ये एक ग्रुप का नाम है। आगे चलें, दूसरे ग्रुप का क्या नाम है? दूसरे ग्रुप में नंबर 1 आ जाती है आपकी लाइबिलिटी अकाउंट आती है। ये है जी लाइबिलिटी अकाउंट, फिर ऑनर इक्विटी अकाउंट और फिर आपके पास रेवेन्यू अकाउंट। ये 3 अकाउंट जो हैं इनका एक ग्रुप है। अब हमारे पास 2 ग्रुप्स बन गए। जो ग्रुप नंबर 1 में हमारे पास अकाउंट है एसेट्स, ड्राइंग एंड एक्सपेंस, और हमारे पास ग्रुप नंबर बी में जो है वो लाइबिलिटी, ओनर्स इक्विटी एंड रेवेन्यू अकाउंट है। थोड़ा सा गोल्डन रूल को, थोड़ा सा उसके बेसिक्स को देखते हैं, फिर उस पर अप्लाई करते हैं कि गोल्डन रूल कैसे हैं, कैसे बनते हैं और कैसे देखा जाता है। द टर्म डेबिट मीन्स अ लेफ्ट। बोथ स्टार्टिंग डेफिनेशन है डेबिट एंड क्रेडिट की, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड अ डेबिट साइड, और टर्म क्रेडिट मीन अ राइट राइट साइड एंड अ लेफ्ट साइड। दे डू नॉट मीन इंक्रीज एंड डिक्रीज। एक मिथ है, एक नॉर्मली बहुत अजीब सी बात होती है, कुछ लोग एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं
जो इंतहाई गलत मैं जिसको कंसिडर करता हूँ कि कहते हैं कि जी डेबिट इंक्रीज को बोलते हैं और क्रेडिट डिक्रीज को बोलते हैं। नहीं, इस तरह का नहीं है। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है, लेकिन आप ये बोलें कि जी एसेट के अंदर आप उसका एक जेनेरिक या एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते सारे अकाउंट्स के लिए। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुछ अकाउंट्स के लिए इस तरह से ही होता है कि डेबिट का मतलब इंक्रीज होता है और क्रेडिट का मतलब डिक्रीज होता है, लेकिन ये सारे अकाउंट्स पे अप्लाई नहीं किया जाता। ये सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड के अकाउंट पे अप्लाई किया जाता है, राइट हैंड साइड के अकाउंट पे ये वाइस वर्सा होता है, जिसको भी हम अगले 2 मिनट में देख रहे हैं। डेबिट इज एब्रिविएटेड डीआर, ये जैसे हम सिंपल लिखते हैं डीआर एंड CR. DR stands for the debit and CR stands for the credit. The act of entering an amount of left side of an account is called a debiting. Simple. Debit left hand side is a debit और लेफ्ट हैंड साइड पे अमाउंट को एंटर करने को डेबिटिंग कहेंगे और राइट हैंड साइड पे अमाउंट को एंटर करने को क्रेडिटिंग कहेंगे। ठीक है, अब जरा ये आखिरी लाइन को और से देखिएगा। व्हेन द टोटल ऑफ टू साइड आर कंपेयर्ड, आप दोनों साइड का टोटल कंपेयर कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ अमाउंट लिखी हुई है और राइट हैंड साइड में भी लिखी हुई है। द अकाउंट हैव अ डेबिट बैलेंस इफ द लेफ्ट हैंड साइड इज अ ग्रेटर। अगर लेफ्ट हैंड साइड की अमाउंट ज्यादा होगी, राइट हैंड साइड की कम होगी, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है उसका डेबिट बैलेंस होगा। और अगर लेफ्ट हैंड साइड की अमाउंट ज्यादा होगी, राइट हैंड साइड की कम होगी, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। जो साइड बड़ी होगी उसी की वैल्यू को हम बैलेंस कंसिडर करेंगे। इसको, ये जो डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस को इंशाल्लाह हम डिटेल से देखेंगे। आपका जो लेक्चर है दैट इज कॉल्ड अ जर्नल लेजर, जहाँ पे हम इसको प्रॉपरली देखेंगे भी। अब थोड़ा सा स्टूडेंट्स मेरे साथ आइएगा, थोड़ा सा हम देखते हैं। देखो, हमने कहा था देयर आर 6 पिलर्स ऑफ अकाउंट। यहाँ पे ये जो हमने अभी बात की थी को 3 को आपने पहले 6 के सिर्फ नाम याद रखने हैं। नाम याद करने की टेक्निक भी बताई, एसेट का अगेंस्ट लाइबिलिटी और फिर एक्सपेंस का रेवेन्यू और इसी तरह से ऑनर इक्विटी का ड्राइंग। ये 6 आपके माइंड में आ गए। उसके बाद इनको अल्फाबेटिकली अरेंज किया। अल्फाबेटिकली अरेंज करने के बाद आपको ये पोजीशन नजर आई, एसेट, ड्राइंग, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी एंड रेवेन्यू। तो इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दें। चूंकि 6 हैं, 3 एक साइड पे आ जाएंगे, 3 दूसरे साइड पे आ जाएंगे। जो पहले 3 हैं जिनमें एसेट, ड्राइंग और एक्सपेंस है, ये लेफ्ट हैंड साइड के अकाउंट हैं। और जो लाइबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी और रेवेन्यू है, ये राइट हैंड साइड के अकाउंट हैं। अब जरा देखें, ये हमारी अकाउंटिंग स्केल है, जिसमें देखें ये अकाउंटिंग स्केल है, बिल्कुल तराजू की तरह है। इसके 2 पल्ले हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हमने कहा हमेशा हमेशा याद रखें, ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश, अमेरिकन टर्मिनोलॉजी या अमेरिकन अप्रोच के अंदर डिफरेंस है, याद रखिएगा। मेरी बात को दोबारा से सुनिएगा। अमेरिकन अप्रोच के अंदर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड के लिए, जितनी भी आगे आप चल के बैलेंस शीट बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे या और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। लेकिन ब्रिटिश के अंदर कुछ डिफरेंस है। जैसे ब्रिटिश के अंदर अगर बैलेंस शीट को देखें तो वो वाइस वर्सा रिपोर्ट की जाती है, लेकिन हम चूंकि अमेरिकन अकाउंटिंग को देख रहे हैं तो आप देख लें लेफ्ट हैंड साइड। आपने अपने माइंड में ये याद रखना है, हाँ, अगर कोई ब्रिटिश की बुक आ जाए तो उसमें कुछ फर्क है, उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि उसमें फर्क कुछ एक आध 2 जगह पे है। लेकिन जितनी भी अमेरिकन अप्रोच की बुक्स हैं उसमें कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड और राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। ओके, वही 3 जो हमने लिखे थे, एसेट, ड्राइंग एंड एक्सपेंस, उनको उठा के हमने एसेट, ड्राइंग एंड एक्सपेंस, इनको लेफ्ट हैंड साइड पे हमने रिपोर्ट कर दिया है। और इसी तरह से लाइबिलिटीज, ऑनर इक्विटी एंड रेवेन्यू को हमने क्रेडिट साइड पे रिपोर्ट कर दिए। अब जरा देखिएगा, अब देखो इस पे आ जाते हैं, नीचे इसके रूल पे आ जाते हैं। ये पहला जो है, पहला ग्रुप, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्रुप जिसमें एसेट, ड्राइंग एंड एक्सपेंस है, इसको पहले डिस्कस करते हैं। देखो, एसेट, ड्राइंग एंड एक्सपेंस 3 अकाउंट है। बहुत सिंपल सा रूल है इसका। रूल ये सजेस्ट कर रहा है कि जब भी आपकी ये एसेट, ड्राइंग एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो डेबिट होगा, डिक्रीज हो जाते हैं तो क्रेडिट होगा। जरा इसको थोड़ा सा, इसको ज्यादा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मेरी बात सुनो। नंबर वन तो पॉइंट ये है कि चूंकि ये डेबिट बैलेंस के अकाउंट हैं, ये डेबिट साइड के अकाउंट है, ये डेबिट, इनका नॉर्मल बैलेंस भी डेबिट होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ चीजें, अपने पास नोट कीजिएगा। ये जो साइड है हमारा, मैं यहाँ पे ऐसी जगह पे लिखता हूँ जहाँ पे इसका नजर आए कि ये सी की यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई स्पेस क्रिएट करते हैं इसके लिए,
कहाँ पे होगी, ये आ गया जी, ये आ गया, लेकिन से थोड़ा सा खराब हो रहा है। अच्छा चले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका नॉर्मल बैलेंस इसकी जो नॉर्मल बैलेंस है, नॉर्मल बैलेंस ये आ गया, नॉर्मल बैलेंस डेबिट होगा। क्योंकि ये डेबिट साइड है तो उसका नॉर्मल बैलेंस भी डेबिट होगा। ठीक है, बड़ा ऑब्वियस सी बात है। और चूंकि ये क्रेडिट साइड है ये वाला, तो इसका नॉर्मल बैलेंस भी क्या होगा, मैं नॉर्मल बैलेंस के लिए एन भी लिखता हूँ। नॉर्मल बैलेंस इसका क्या होगा, इसका नॉर्मल बैलेंस जो होगा वो आपका क्रेडिट होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट। ठीक हो गया जी, ये बात आपको समझ आ गई कि इसका नॉर्मल बैलेंस, एक का नॉर्मल बैलेंस जो ऑलरेडी डेबिट साइड पे उसका डेबिट होगा, और जो क्रेडिट साइड पे नॉर्मल बैलेंस उसका क्रेडिट होगा। ठीक है जी, ये क्रेडिट इसके लिए इसको मैं थोड़े कलर से चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ज्यादा इसकी कलर से आपको पता चले ये क्या हो रहा है। ये मैं इनको येलो कर देता हूँ साइड के कलर्स को, और इसको और ऊपर वाले को थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसका भी कलर फर्क करते हैं ताकि फर्क नजर आए आपको। ठीक है, ये आ गया जी। ये और चूंकि ये इसका नामो बैलेंस है तो ये येलो वाला साइड है, येलो वाले साइड का ये आ गया। अब क्लियर है ना कि ये जो डेबिट साइड है जिसके अंदर ऐसे ड्राइंग एंड एक्सपेंस है, इसका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, नॉर्मल। और इसका लाइबिलिटी, ओनर्स इक्विटी एंड द रेवेन्यू का नॉर्मल बैलेंस आपके पास क्रेडिट होता है। और अब देखें, अब पहले इसकी बात करते हैं, ये रूल ताकि आपके माइंड में रहे कि देखो इसका चूंकि नॉर्मल बैलेंस डेबिट है, इसीलिए जब इंक्रीज हो जाएगा तो डेबिट। देखो इसका नॉर्मल बैलेंस क्या है, डेबिट है, लिहाजा ये जब इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, वाइस वर्सा आपका क्रेडिट होगा। अब देखो आपके माइंड में भी ये बात आई होगी ना कि चूंकि लाइबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी और रेवेन्यू का भी नॉर्मल बैलेंस जो है वो क्रेडिट है, तो इसका मतलब ये जब इंक्रीज होंगे, ये वाला साइड, ये राइट हैंड साइड की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है जब ये इंक्रीज होंगे तो फिर क्रेडिट हो जाएंगे। क्यों क्रेडिट होंगे, लॉजिक ये पता चली है कि जो आपके लेफ्ट हैंड साइड के अकाउंट थे उनका क्योंकि नॉर्मल बैलेंस डेबिट था, तो वो जब इंक्रीज होते थे तो वो नॉर्मल बैलेंस की तरफ चले जाते थे। लेकिन इसकी भी बात करते हैं कि ये लाइबिलिटी, ऑनर इक्विटी, रेवेन्यू का नॉर्मल बैलेंस अब क्या है, क्रेडिट है। अगर क्रेडिट है तो वही लॉजिक अगर यहाँ पे अप्लाई किया जाए तो इसका मतलब है जब ये तीन अकाउंट जो लाइबिलिटी, ऑनर इक्विटी और रेवेन्यू है, ये जब इंक्रीज हो जाएंगे तो ये फिर क्रेडिट हो जाएंगे। और इसी तरह से ये नीचे लिखा हुआ है इसका रूल भी, मैं इसको येलो करता हूँ, ये लिखा हुआ है इंक्रीज विल बी क्रेडिट और डिक्रीज विल बी अ डेबिट इसमें। अच्छा, अब ये तो चले रूल है, लेकिन छोटी सी बात बेटा याद रखिएगा कि चूंकि मैं आपको बताया स्टार्ट के अंदर कि हम जर्नल एंट्रीज पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे एक दो लेक्चर के बाद जर्नल एंट्री विच इज अ फॉर्मल रिकॉर्ड, that book is called a book of original entry, that book is called a book of prime entry। वहां पे हम चूंकि रिकॉर्डिंग करना चाहेंगे फॉर्मल, तो उसके लिए कुछ एक बात याद रखिएगा कि जहाँ तक जर्नल एंट्री का ताल्लुक है, तो जर्नल एंट्री में जो एंट्रीज पास की जाती हैं, एंट्री से मुराद होता है सिंगल रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस। उस जो एंट्रीज हैं, एंट्रीज की चार किस्में होती हैं, फोर टाइप्स ऑफ एंट्रीज, जिसमें नंबर वन टाइप ऑफ एंट्री इज कॉल्ड अ रूटीन एंट्री, जो हम डे टू डे पास करते हैं। इसी तरह उसके साथ आगे एडजस्टमेंट एंट्रीज भी है, क्लोजिंग भी है, और रेक्टिफिकेशन वगैरह भी शामिल है। तो जो मैं अभी आपसे बात करना चाह रहा हूँ एक मिनट के बाद, वो मैं रूटीन एंट्री के बारे में बात, क्योंकि आप चूंकि जैसे अकाउंटेंट बनते हैं तो स्टार्ट के अंदर आपने रूटीन एंट्रीज को पास करना होता है, और फिर जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तो फिर उस टाइम पे आपने रेक्टिफिकेशन भी करनी होती है और एडजस्टमेंट भी, और फिर आपने आखिर में क्लोजिंग करना होता है। ये चार किस्म की एंट्रीज होती है। तो रूटीन एंट्री के हवाले से जरा मैं आपको बात बताएं, रूटीन एंट्री के हवाले से मैं आपको बात बताऊं, ज्यादा इन रूल्स में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, सिर्फ ये एसेट के रूल को याद रखो। एसेट का क्या रूल है, जब भी इंक्रीज हो जाएगा डेबिट और जब भी डिक्रीज हो जाएगा क्रेडिट। अच्छा हाँ, एक पॉइंट थोड़ा सा याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अक्सर एक क्वेश्चन होता है कि डिक्रीज या इंक्रीज से क्या मुराद है। हाँ, इंक्रीज तो डिक्रीज हमें नजर आता है, लेकिन किस पर्सपेक्टिव में आप इसको इंक्रीज कह रहे हैं। इसलिए कि आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है कि एक साइड पे एक बंदे का लॉस होता है, दूसरे साइड पे देखा जाए तो उसका फायदा होता है। मतलब
एक बंदे से अगर पैसे गिर गए, बहुत इनफॉर्मल सी एग्जांपल आपको देता हूं यहाँ पे, एक बंदे की जेब से अगर पैसे गिर गए तो दूसरे बंदे को तो मिल गए। अब देखना ये है कि आप किस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। तो जरा याद रखिएगा, हम कभी भी इंक्रीज या डिक्रीज को देखते हैं तो हम अपने बिजनेस को सामने रखते हैं, और यू नो कि बिजनेस इज द सेपरेट लीगल एंटिटी। हम किसी भी एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू, ऑनर इक्विटी ड्राइंग की इंक्रीज डिक्रीज का जो ताल्लुक है वो आपके बिजनेस के साथ है। फॉर एग्जाम्पल, ओनर ने अगर इन्वेस्ट किया कैश इन द बिजनेस, तो देखा जाए बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बिजनेस में पहले कैश नहीं थी, अब कैश आ गई, तो कैश इंक्रीज हो गया बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ओनर इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मीन ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो डिक्रीज हो रहा है। लिहाजा टू कट स्टोरी शॉर्ट, कि जब भी इंक्रीज डिक्रीज की बेटा बात आएगी तो आपने अपने बिजनेस को सामने रखना है कि उस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो अकाउंट है ये ऊपर की तरफ गया, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। अब मैं दोबारा से इस पे आता हूँ। ये हमने रूल की बात की है, एसेट, ड्राइंग, एक्सपेंस एक साइड पे है, लाइबिलिटी, ओनर इक्विटी और रेवेन्यू हमारे पास दूसरे साइड पे। बस सिंपल एक याद रखनी, एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि जहाँ पे एसेट का तल्लक है, एसेट को एसेट और लाइबिलिटी में याद रखिएगा, इसमें इंक्रीज डिक्रीज को जरा चेक कर लीजिएगा। जब भी एसेट इंक्रीज होंगे, इंक्रीज कैसे होंगे, बिजनेस में ज्यादा आएंगे, बिजनेस एक्वायर करेगा, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होगी, तो वो जैसे मशीनरी बिजनेस से परचेज किया तो मशीनरी एसेट अकाउंट इंक्रीज हो गया, और कैश आपने अदा किया तो कैश भी आपका एसेट अकाउंट है, कैश डिक्रीज हो गया। तो कैश को अगर देखें तो कैश को हम डिक्रीज रिकॉर्ड करेंगे, मीन कैश को क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे, और मशीनरी को हम डेबिट रिकॉर्ड करेंगे। इसलिए कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जब मशीनरी हमने खरीदी है इन कैश, तो मशीनरी बिजनेस में आई है, अगर बिजनेस में आई है तो वो इंक्रीज हुई है, और इसी तरह से कैश क्योंकि बिजनेस में चला गया है तो वो हमारा डिक्रीज हुआ है। इसी तरह से लाइबिलिटी का भी वाइस वर्सा कानून है। अब बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, याद रखिएगा ये जो आपके अकाउंट है ऐसे, इसमें से ये दो अकाउंट जो है आपके, जिसमें ड्राइंग एंड एक्सपेंसेस, याद रखिएगा कि ये इसके लिए मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, ड्राइंग एंड एक्सपेंसेस को मैं लिखता हूँ, इसके साथ में यहाँ पे एक मेंशन कर देता हूँ, आपको याद रहेगा, ऑलवेज डेबिट, ऑलवेज भाई, ये हमेशा डेबिट होंगे रूटीन एंट्री के अंदर। जो ड्राइंग अकाउंट है और जो एक्सपेंस अकाउंट है ये हमेशा हमेशा क्या होंगे, डेबिट होंगे। इसको याद रखिएगा, इसको मैं यहाँ पे ग्रीन देता हूँ, ये इसके साथ है। ड्राइंग और एक्सपेंस रूटीन एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा हमेशा डेबिट होंगे। अब चूंकि हमेशा क्यों डेबिट होते हैं, ये हमेशा ये इसलिए डेबिट होते हैं कि ड्राइंग भी इंक्रीज हो रहा होता है हमेशा, और एक्सपेंस भी हमेशा इंक्रीज ही हो रहा होता है। इसलिए कि अब चलें अगली बात मैं आपको एक मिनट के बाद बताता हूँ इसके, और इसके बाद दूसरे को देखें। दूसरे इस साइड के अगर आए, ओनर्स एंड रेवेन्यू जो है आपके, यहाँ पे लिखता हूँ ऑलवेज क्रेडिट। अब यहाँ पे ऑलवेज क्रेडिट क्यों लिखा गया या ऑलवेज डेबिट क्यों लिखा गया, इसको देखते हैं। इसको जरा गौर से किए, गौर से स्टेटमेंट को पढ़ें फिर एक दफा। इसको मैं येलो करता हूँ ताकि इसको लेफ्ट हैंड साइड आपको रिपोर्ट हो। जो जो येलो है वो लेफ्ट हैंड साइड के लिए है, जो ग्रीन है वो जो आपकी ग्रीन है वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की, और जो येलो है वो राइट हैंड साइड की। अब जरा देखें, ऑनर्स इक्विटी और रेवेन्यू ऑलवेज क्रेडिट, क्यों? ऑनर्स इक्विटी और रेवेन्यू भी हमेशा इंक्रीज ही होते हैं, इसमें डिक्रीज का चांस कुछ नहीं है। देखो जरा गौर से एक छोटी सी पॉइंट को माइंड में रखो। ऑनर्स इक्विटी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, ऑनर्स इक्विटी तो हमेशा इंक्रीज ही होती है यार। जब डिक्रीज, अच्छा क्या इसमें डिक्रीज का कोई चांस है चांस, लेकिन वो जो डिक्रीज का चांस उसको ड्राइंग बोलते हैं ना, ठीक है। जब आप ऑनर इक्विटी को आप डिक्रीज करते हैं तो होना ये चाहिए था कि ऑनर इक्विटी को डेबिट करें, ओनर इक्विटी को डेबिट हम नहीं करते हैं, हम ड्राइंग को डेबिट कर देते हैं। तो ये इस तरह से इसका आपस में एक चीज है। तो सिंपल कि ड्राइंग और एक्सपेंस जब भी बेटा आपको नजर आएंगी आपके अकाउंटिंग के अंदर, तो ड्राइंग को उठा के डेबिट कर दें, एक्सपेंस को भी डेबिट कर दें, और इसी तरह से ओनर इक्विटी रेवेन्यू को हमेशा हमेशा क्रेडिट कर दें। अगर ये चीज आपको कंफ्यूज कर रही है तो ये सिंपल रूल याद रखें जो डिफरेंट बुक्स के अंदर है, जिसमें एसेट, ड्राइंग और एक्सपेंस ये इंक्रीज होंगे डेबिट, और डिक्रीज होंगे क्रेडिट हो जाएंगे।
एक छोटी सी बात फिर आगे चलते हैं। कांट्रा अकाउंट्स हमारे पास, कांट्रा अकाउंट्स क्या होते हैं? हमने 6 टाइप्स ऑफ अकाउंट की बात की या पिलर्स ऑफ अकाउंट की बात की। उसके अलावा 4 अकाउंट्स हमारे पास और भी हैं जिनका अपना कोई सूटेबल टाइप्स ऑफ अकाउंट नहीं है, सिर्फ उसको कांट्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। कांट्रा मीन अपोजिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक अकाउंट है, उसका अपना अकाउंटिंग पिलर नहीं है, तो फिर उसको हम कैसे समझते हैं? उसको हम ऐसे समझते हैं कि दिस अकाउंट इज कांट्रा टू लाइबिलिटी अकाउंट से सपोज करते हैं हम। ये उससे मतलब ये कि लाइबिलिटी का अपोजिट है, लिहाजा लाइबिलिटी के जितने भी रूल्स हैं वो इस पे अप्लाई नहीं होंगे, उससे अपोजिट अप्लाई होंगे। मीन लाइबिलिटी को जब इंक्रीज किया जाता है तो वो क्रेडिट लगता है, अगर ये चीज है तो ये डेबिट हो जाए। मीन उसको कांट्रा की सूरत में अब देखना होता है। अब हमारा सबसे पहला कांट्रा जो है वो परचेज रिटर्न है। परचेज मैंने आपको बताया एक्सपेंस अकाउंट है, और परचेज रिटर्न जो है वो कांट्रा एक्सपेंस अकाउंट है। इसको रेवेन्यू अकाउंट नहीं बोल सकते हम, ये कांट्रा रेवेन्यू का। देखो, कांट्रा एक्सपेंस तो रेवेन्यू नेचर का बन जाता है, लेकिन इसको रेवेन्यू नहीं बोला जाता, इसको कांट्रा एक्सपेंस बोला जाता है। इसका दूसरा नाम जो है वो रिटर्न आउटवर्ड है। परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड बोथ आर सेम टर्मिनोलॉजी, ठीक है, दोनों का मतलब एक है। ये कांट्रा एक्सपेंस है, और चूंकि कांट्रा एक्सपेंस है, एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है, लिहाजा ये कांट्रा एक्सपेंस है तो इसका नॉर्मल बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट होगा। दूसरे पे चलते हैं, सेल्स रिटर्न। वो परचेज रिटर्न था, ये सेल रिटर्न। सेल्स क्या होता है? हमेशा रेवेन्यू होता है, लिहाजा सेल रिटर्न क्या होगा? कांट्रा रेवेन्यू हो जाएगा। इसको एक्सपेंस नहीं बोलेंगे हम, लेकिन इसको कांट्रा रेवेन्यू जरूर बोलेंगे। इसी तरह से इसका दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड, और ये दिस इज अ कांट्रा रेवेन्यू अकाउंट। और चूंकि रेवेन्यू के नॉर्मल बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं, लिहाजा अगर ये कांट्रा रेवेन्यू है तो इसका नॉर्मल बैलेंस आपके पास अब डेबिट होगा। इसी तरह से हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी मौजूद है, जो विच इज अ कांट्रा एसेट अकाउंट। इसको आइंदा आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम डिटेल से देखेंगे। आज मैं इसको डिटेल से इन दो अकाउंट को नहीं देख रहा हूँ। और इसी तरह से हमारे पास प्रोविजन फॉर अ बैड डेट होता है, जो हमारा कांट्रा एसेट अकाउंट है, या प्रोविजन फॉर बैड डेट को हम ज्यादा सुटेबली कह सकते हैं कि इट्स अ कांट्रा टू अकाउंट रिसीवेबल। ये अकाउंट रिसीवेबल का कांट्रा अकाउंट है। एक आखिरी बात कांट्रा अकाउंट के लिए याद रखने वाली बेटा, ये देखिए, ये परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न, इनके दूसरे नाम रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड भी हैं। इन दो को छोड़ के, एक्सेप्ट दीज टू, किसी भी अकाउंट के साथ अगर इनवर्ड या आउटवर्ड, इन या आउट लगे तो वो आपके एक्सपेंस अकाउंट होते हैं। याद रखें, ये कांट्रा है दो, लेकिन इसके अलावा किसी चीज के साथ अगर आउटवर्ड लगता है या इनवर्ड लगता है, फॉर एग्जाम्पल अगर लगता है ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड लगता है, अगर फ्रेट इनवर्ड लगता है, या कुछ और टर्मिनोलॉजी के साथ इनवर्ड या आउटवर्ड यूज किया जाता है, समटाइम्स मुख्तसरन इन या आउट भी लिखा जाता है, तो वो हमारे एक्सपेंस है। एक्सेप्ट दीज टू, इन दो टर्मिनोलॉजी को, रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड को छोड़ के, ये रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड जैसा कि बता दिया गया कि ये कांट्रा अकाउंट है, इसके अलावा किसी के साथ इनवर्ड आउटवर्ड लगेगा स्टूडेंट, तो वो सारे आपके एक्सपेंस अकाउंट है। जल्दी से एक छोटी सी एक्सरसाइज इसको करते हैं। नॉर्मल बैलेंसेस हमने हमारा सबसे पहले एसेट अकाउंट है, डेबिट बैलेंस होता है इसका जी। उसके बाद दूसरा लाइबिलिटी अकाउंट है, तो हमें पता है इसका कितना, कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। और उसके बाद अगर एक्सपेंस अकाउंट है, तो एक्सपेंस अकाउंट हमें पता है एक्सपेंस अकाउंट का क्या होगा? डेबिट बैलेंस। जो लेफ्ट हैंड साइड के अकाउंट है जिसमें एसेट अकाउंट है, अभी तक आपके माइंड में याद होगा आपको, एसेट अकाउंट है, ड्राइंग अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट है, उसके लिए हमने कहा था ये तीनों अकाउंट जो है इसका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होगा। और जो हमारे पास अकाउंट है जिसमें लाइबिलिटी अकाउंट है, रेवेन्यू अकाउंट है, और उसमें ऑनर इक्विटी अकाउंट हमारे पास तीन है, उनका नॉर्मल बैलेंस आपके पास क्रेडिट होगा। जैसे एक्सपेंस अकाउंट है तो इसका नॉर्मल बैलेंस डेबिट हो गया। रेवेन्यू अकाउंट आ गया तो इसका नॉर्मल बैलेंस, अब रेवेन्यू है तो इसको रेवेन्यू अकाउंट को इधर लिखना चाहिए, ठीक है, क्रेडिट यहाँ पे लिखना है और डेबिट यहाँ पे लिखना है। एसेट अकाउंट डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, और एक्सपेंस अकाउंट भी डेबिट बैलेंस। और फिर इसके बाद क्या आ गया? रेवेन्यू अकाउंट है। इसके बाद कौन सा अकाउंट है? ये दिस रेवेन्यू अकाउंट। तो रेवेन्यू अकाउंट इज क्रेडिट बैलेंस। ऑनर इक्विटी अकाउंट है, इसका भी क्रेडिट बैलेंस है। ड्राइंग अकाउंट है, तो ड्राइंग अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा। अब देखें, परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न क्या है? आपका कांट्रा एक्सपेंस अकाउंट है ना, एक्सपेंस का अपोजिट अकाउंट है ना, लिहाजा इसका ये होगा क्रेडिट बैलेंस। और इसी तरह से ये सेल्स रिटर्न है, सेल आपका रेवेन्यू है तो कांट्रा सेल हो गया, मतलब आपके रेवेन्यू के अपोजिट हो गया, लिहाजा रेवेन्यू का अपोजिट रेवेन्यू क्रेडिट होता है, उसका अपोजिट डेबिट हो गया। इसी तरह से आपके पास है एक्यूमुलेटेड
डेप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जैसा कि हमने बात किया, इट इज कांट्रा एसेट अकाउंट है, लिहाजा इसका नॉर्मल बैलेंस क्या है, क्रेडिट है। और इसी तरह से आपके पास प्रोविजन फॉर बैड डेट है, इसका भी नॉर्मल बैलेंस आपके पास क्या है, भी क्रेडिट है। एक छोटी सी और एग्जांपल है आपके सामने। हाँ, यहाँ पे हमारे पास अकाउंटिंग पिलर्स और नॉर्मल बैलेंसेस दोनों लिखे हुए हैं। हम जल्दी जल्दी से कोशिश करते हैं इसको जल्दी जल्दी से कर दे। फाइनेंशियल चार्जेस पेड, पेड का वर्ड हमेशा एक्सपेंस के लिए लिखा जाता है, ये आपका एक्सपेंस है, ये आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, आपके एक्सपेंस है। और एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कांट्रा सी लिखता हूँ सिर्फ, बल्कि पूरा लिख देते हैं, कांट्रा एसेट अकाउंट है, याद कांट्रा एसेट है तो इसका क्रेडिट बैलेंस आपके पास नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होगा। उसके बाद स्टॉक एंड ट्रेड, ये इन्वेंट्री को बोलते हैं, ये एसेट अकाउंट है। और अगर एसेट अकाउंट है तो उसका नॉर्मल बैलेंस आपके पास एसेट है, इसका नॉर्मल बैलेंस जो आपके पास है वो आपके पास डेबिट है। सैलरी पेएबल लिखा हुआ है, पेएबल किसी भी चीज के साथ लगेगा, आपको पता है पेएबल आपकी लायबिलिटी बनाता है, और अगर लायबिलिटी है तो इसका नॉर्मल बैलेंस आपके पास हमें पता है क्रेडिट होता है। उसके बाद एडवांस डिपॉजिट एंड प्रीपेड, कभी भी प्रीपेड की प्री पेमेंट की बात आती है वो आपके एसेट अकाउंट है, नॉर्मल बैलेंस इसका डेबिट है। कैरेज इनवर्ड, देखो अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको बताई है कि रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड के अलावा अगर किसी चीज के साथ इनवर्ड लगेगा या आउटवर्ड लगेगा तो वो सारे के सारे आपके एक्सपेंस होते हैं। उसको फिर नहीं देखना कि इनवर्ड लगा हुआ है तो इसके साथ और क्या लिखा हुआ, नहीं, बस वो आपका एक्सपेंस है। आगे आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, बल्कि आगे आने वाले कोर्सेज के अंदर आप कास्ट अकाउंटिंग के अंदर ज्यादा डिटेल से इस चीज को देख सकेंगे। इनवर्ड एक्सपेंस जो होते हैं वो हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और आउटवर्ड एक्सपेंसेस हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। बाकी यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 के लिए तो हमें किसी तरह से डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस को जानना जरूरी नहीं है, हमें सिर्फ इतना समझना है कि ये एक्सपेंस है या ये रेवेन्यू है, लिहाजा इनवर्ड ये आपके एक्सपेंसेस है। एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस आपके पास डेबिट है। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड, देखो यहाँ पे लास्ट लिखा है रिसीव्ड, रिसीव्ड हमेशा ये ऐसी के सामने ना, यस रिसीव्ड है तो आपका रेवेन्यू हो जाएगा। और रेवेन्यू आपको पता है कि रेवेन्यू का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। पर डेटर्स है, सैलरी डेटर एसेट अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल को बोलते हैं, और इसका डेबिट बैलेंस नॉर्मल है। इसके लिए परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न इज अ कांट्रा एक्सपेंस अकाउंट है, कांट्रा एक्सपेंस है। और अगर कांट्रा एक्सपेंस है तो नॉर्मल बैलेंस इसका क्रेडिट हो जाएगा। इन्वेंट्रीज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर, आपकी ओनर इन्वेस्टमेंट है, डेबिट कार्ड ओनर्स इक्विटी में सिंपल लिखता हूँ, नॉर्मल बैलेंस इसके आपके पास होता है क्रेडिट। बैंक चार्जेस पेड, देखो बैंक चार्जेस है, देखो चार्जेस का वर्ड भी नॉर्मल एक्सपेंस के लिए यूज किया जाता है और साथ मेंशन भी कर दिया गया। मैंने एक्सपेंस के केस में आपको बात की है, एक्सपेंसेस के साथ कुछ ना मेंशन किया जाए, सिंपल लिखा जाता कि बैंक चार्जेस, फिर भी एक्सपेंस होता, और यहाँ उसने डेबिट मेंशन कर दिया, फिर भी एक्सपेंस है या पेड तीसरी की निशानी होती। एज दिस इज अ एक्सपेंस अकाउंट, अकाउंट है तो इसका डेबिट बैलेंस आ गया। इसके बाद है जी प्रॉफिट और कैपिटल गेन, प्रॉफिट और कैपिटल गेन इज द पार्ट ऑफ ओनर्स इक्विटी अकाउंट, इसका क्रेडिट बैलेंस है जी। प्रोविजन फॉर बैड डेट, कांट्रा, कांट्रा एसेट्स है, कांट्रा एसेट्स है तो क्रेडिट बैलेंस। कैश इन हैंड एसेट अकाउंट है, अगर एसेट अकाउंट है तो डेबिट बैलेंस। उसके बाद क्या लिखो, मार्कअप क्रेडिट लिखो, देखो यहाँ पे क्रेडिट मेंशन है, मार्कअप इंटरेस्ट को बोलते हैं, क्रेडिट मेंशन है। अगर न मेंशन होता तो हम एक्सपेंस कंसीडर करते, लेकिन क्रेडिट मेंशन है, अगर क्रेडिट मेंशन है तो नॉमिनल अकाउंट है, इसका क्रेडिट मेंशन है तो दिस इज रेवेन्यू अकाउंट। अकाउंट अगर है तो उसका नॉर्मल बैलेंस आपके पास क्रेडिट हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स, जैसे सन्ड्री डेटर्स होते हैं, इस तरह सन्ड्री क्रेडिटर्स भी होते हैं, डेटर्स एसेट्स होते हैं, क्रेडिटर्स हमेशा लायबिलिटीज होती हैं। लायबिलिटी है तो नॉर्मल बैलेंस उसका क्रेडिट है। ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड, वही इनवर्ड आउटवर्ड की बातें कि आउटवर्ड है, ट्रांसपोर्टेशन है, हमारे पास रिटर्न इनवर्ड नहीं है, रिटर्न आउटवर्ड नहीं है, वो दो दुकानदार होते हैं। उसके अलावा ये ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड एक्सपेंस अकाउंट। आगे चलता हूँ, एक्सपेंस अकाउंट है तो इसका डेबिट बैलेंस है जी। ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ड्यू फ्रॉम कस्टमर मीन अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल है तो एसेट अकाउंट, एसेट है तो इसका नॉर्मल बैलेंस आपके पास डेबिट आ जाएगा। उसके बाद अनअर्न्ड रेवेन्यू इज योर लायबिलिटी अकाउंट,
अगर लाइबिलिटी अकाउंट है आपका तो ये आपके पास आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद डी इन्वेस्टमेंट हम ड्राइंग बोलते हैं, एक इन्वेस्टमेंट ओनर इक्विटी होती है। डी इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है डी इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इज अ ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग्स और ड्राइंग्स का नॉर्मल बैलेंस जो होता है आपके पास का क्रेडिट होता है। इसी तरह शेयर रिटर्न जो है वो आपका कांट्रा रेवेन्यू अकाउंट है, क्योंकि कांट्रा रेवेन्यू है तो लिहाजा इसका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होगा। आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है तो ये लाइबिलिटी अकाउंट है और इसका नॉर्मल बैलेंस आपके पास क्रेडिट होगा। आगे चलता छोटी सी एग्जांपल है चीज, अब हमें काफी अल्हम्दुलिल्लाह हमें समझ आ गई है। हम प्रोफार्मा में अब हमने प्रोफार्मा के चार्ट ऑफ अकाउंट को भी देख लिए, अकाउंटिंग पिलर्स इंक्रीज डिक्रीज के रूल वगैरह सारा कुछ हम ले आए हैं। अब स्टूडेंट थोड़ा सा इसको प्रोफार्मा को कंप्लीट करते हैं। यूज अकाउंटिंग के वेरिएशन प्रोफार्मा फॉर फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है जी, करना क्या है जी, ये पहली ये जनवरी 2 की ट्रांजैक्शन में आपको एक एग्जांपल दी हुई है कैसे करना है, फिर आगे आपने करना है। देखो हमें करना क्या है, हमने सबसे पहले स्टेप याद रखिएगा। पहला स्टेप ये होगा कि ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना होगा। ये जो आपको दिया हुआ है डेट जनवरी 2, दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है जिसको आपने रिकॉर्ड करना है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमने क्या करना होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को गौर से पढ़ना होता है, बल्कि मेरी सजेशन है 2 दफा उसको पढ़ें। 2 दफा पढ़ने के बाद पहला स्टेप आपका हो जाएगा। दूसरा स्टेप ये है कि उसमें से आप कम से कम 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करें, कम से कम मिनिमम लेवल पे आपके पास 2 अकाउंट होने चाहिए, मैक्सिमम 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, और सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री का इश्यू होता है। अब इसमें हमने देखा तो हमें पता चला, अभी एंट्री को नहीं देख रहे कि जी ओनर इन्वेस्टेड कैश ₹70,000 मीन इसमें 2 अकाउंट आइडेंटिफाई कर दिए। एक ओनर इक्विटी अकाउंट हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि हाँ जी ओनर की इन्वेस्टमेंट है, और दूसरे अकाउंट हमारे पास कैश आ गया। अब इसमें टिप क्या है, देखो ये मैंने आपको हिंट दिया हुआ है कि ओनर इक्विटी इज अ सोर्स, एक बात। दूसरी बात आपको बताई हुई है कि चूंकि क्रेडिट साइड है तो ओनर इक्विटी और रेवेन्यू जो क्रेडिट साइड के आइटम 2 हैं, ओनर इक्विटी एंड रेवेन्यू ये हमेशा क्रेडिट होंगे, लिहाजा हमारे पास टिप के तौर पे हमने इसको क्रेडिट कर दिया। और स्टूडेंट्स जरा एक और चीज देखिएगा कि देखो डेबिट क्रेडिट में क्या होता है, हमेशा डेबिट जो है वो लाइन के स्टार्ट से स्टार्ट होता है। जैसे इससे पहले आगे चल के हम जर्नल एंट्री में जाएंगे डिटेल से, वहां पे नजर आएगा। तो ये डेट, इसके पीछे एक डेट कॉलम होता है या सीरियल नंबर का कॉलम हो सकता है। तो हमेशा डेबिट जो भी चीज होगी वो हमेशा सीरियल नंबर या डेट कॉलम के स्टार्ट से स्टार्ट होगी, लेकिन क्रेडिट जो है उसको हमने 5-7 पैसेज को इंडेंट किया जाता है, थोड़ा आगे करके लिखे, दिस इज स्टाइल। और देखने वाले को पता चल जाता है कि यार ये जो ऊपर लिखा हुआ है डेबिट है, नीचे आपका क्रेडिट है। अब इसको पढ़ना कैसे है, पढ़ना ऐसे कि कैश टू ओनर इक्विटी, कैश टू ओनर इक्विटी। पहला जो लास्ट मैंने पढ़ा है कैश, तो सुनने वाला समझ लेगा कि ये पहला लास्ट जो बोला है वो आपका डेबिट है। और टू के बाद ब्रिटिश वाले टू लिखते भी हैं अपनी एंट्रीज के अंदर, लेकिन अमेरिकन अप्रोच के अंदर उसकी ओनर इक्विटी टू लिखा नहीं जाता, बोला जरूर जाता है। मैंने बोला ना कैश टू ओनर इक्विटी। कोई मुझसे पूछे कि जी ओनर इन्वेस्टेड कैश ₹70,000 न्यू बिजनेस, पास है जनरल एंट्री, तो मुझे उसको डिटेल बताने की और जरूरत नहीं है कि ये इंक्रीज हुआ वो डिक्रीज हुआ। मैं सिंपल बताऊंगा कैश टू ओनर इक्विटी, कैश टू ओनर इक्विटी। मैंने पहले लफ्ज कैश इस्तेमाल किया, बाय डिफॉल्ट डेबिट है, और टू के बाद जो मैंने इस्तेमाल किया वो आपका क्रेडिट है। अब जरा इसको देखें, देखो इसमें 2 आइटम इस्तेमाल हुए थे, 2 अकाउंट थे, एक कैश था, ऑनर इक्विटी था। और अब जरा गौर से देखें, एक टिप भी हमें याद आ गया कि जी ऑनर इक्विटी और रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट होंगे, ड्राइंग और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होंगे, लिहाजा ये ऑनर इक्विटी हमेशा क्रेडिट होनी है। चलो इसके अलावा टिप को छोड़ के हम बात करते हैं। तो भाई कैश है, सबसे पहले कैश को गौर से देखें तो कैश क्या है, एसेट अकाउंट है। और एसेट अकाउंट है तो एसेट अकाउंट में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो लिहाजा कैश अगर इंक्रीज हो रहा है, एसेट अकाउंट है तो वो हमेशा डेबिट होगा। में रूल हमारे पास ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि कभी भी एसेट अकाउंट और ड्राइंग और एक्सपेंस कभी भी इंक्रीज होंगे उनको डेबिट लगेगा और वाइस वर्सा क्रेडिट लगेगा। एक चीज हमारी क्लियर होगी। दूसरी ओनर इक्विटी अकाउंट को देखिए तो ओनर इक्विटी अकाउंट भी इंक्रीज हो रहा है। पहले उसकी ओनर की बिजनेस के अंदर ओनर इक्विटी कम थी, अब ज्यादा होगी है, लिहाजा इसको भी इंक्रीज। और हमें पता है कि जो आपके राइट हैंड साइड के अकाउंट हैं जिसमें ओनर इक्विटी अकाउंट मौजूद है,
ये अगर इंक्रीज है तो उसको क्रेडिट लगता है, लिहाजा हमारे पास एंट्री पास होगी कैश टू ओनर इक्विटी। लाइन कंप्लीट करते हैं जी। कैश एसेट अकाउंट है, इंक्रीज हो रहा है, और इसको अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये आपका डेबिट होगा, तो डेबिट कॉलम के नीचे इसको लिखना है। कैश को देखो जरा, ये कैश की पूरी लाइन को देखें, ये कैश एसेट अकाउंट है, इंक्रीज हो रहा है, लिहाजा डेबिट के नीचे लिखा। ऑनर इक्विटी अकाउंट है, ऑनर इक्विटी अकाउंट को थोड़ी पैसा दे के लिखा, क्योंकि क्रेडिट बनाना है इसको, ये क्रेडिट हो गया टू ऑनर इक्विटी अकाउंट। ऑनर इक्विटी अकाउंट ये भी इंक्रीज हो रहा है, और इसको हमने क्रेडिट लिख लिया 70,000। आगे चलेंगे। एन एडिशनल रुपीज 10,000 वाज बोरोड फ्रॉम द लोकल बैंक एज अ बैंक लोन। देखो हमने दूसरी ट्रांजेक्शन में हमें पता चला एक बैंक लोन है जी, और दूसरी चीज क्या है, डेफिनेटली बैंक लोन लिया तो हमने क्या लिया होगा, कैश लिया होगा। ठीक है, इसका मतलब है दो अकाउंट हमारे पास आइडेंटिफाई होगी, एक कैश एक बैंक लोन। अब जरा देखें, कैश पहले बिजनेस में नहीं था, अब बिजनेस में आ गया, लिहाजा कैश एसेट अकाउंट इंक्रीज हो गया, तो ये तो डेबिट होगा। दूसरे में जाए तो हम देखेंगे बैंक लोन को, जरा गौर से देखें बैंक लोन क्या है। बैंक लोन इज अ लाइबिलिटी अकाउंट। अब बैंक लोन भी इंक्रीज हो रहा है, अगर बैंक लोन इंक्रीज होता है तो वो आपका आपका क्रेडिट होता है बैंक लोन। और इसको कंप्लीट करें, आपका कैश है, एसेट अकाउंट है, इंक्रीज हो रहा है, ये आपका बिजनेस के पॉइंट, पहले बिजनेस में कैश कम थी, लोन लेके पूरा किया, इसकी वैल्यू कितनी थी 10,000, तो ये आपके पास है कि लोन देखें, बैंक लोन, अगर बैंक लोन है तो बैंक लोन को जरा देखें, बैंक लोन क्या था, लाइबिलिटी अकाउंट है, ये भी इंक्रीज हो रहा है लाइबिलिटी। और व्हेन लाइबिलिटी इंक्रीजिंग, साथ साथ माइंड में वो फार्मूले, वो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग लेके आए कि जी लाइबिलिटी अब इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट लगता है, जब एसेट इंक्रीज होते हैं तो उसको डेबिट लगता है। आपने 10,000 यहाँ पे लिखा है। आगे चले, पेड 15,000 इन ऑफिस रेंट। देखो पेड मैंने कहा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट है, ये लाइन याद रखिएगा। एक्सपेंस ऑलवेज डेबिटेड विद इट्स ओन नेम। जो भी एक्सपेंस का नाम है उसको उसके नाम के साथ डेबिट कर दो। तो यहाँ पे एक्सपेंस का नाम क्या था, ऑफिस रेंट इसका नाम था, डेबिट कर दिए जी। ऑफिस, अच्छा इनके में करना है, ये मैं नीचे आके यहाँ पे लिखा जी ऑफिस, ऑफिस रेंट। रेंट को एक्सपेंस था, उठा के लिख दिया एक्सपेंस, और ड्राइंग कभी भी नजर आएगा उसको डेबिट लिख देंगे, ऑनर इक्विटी और रेवेन्यू कहीं भी नजर आएगा उसको क्रेडिट लिख लेंगे। और इसके साथ दूसरी क्या चीज, ऑफिस रेंट दिए तो क्या दिए, कैश दी होगी ना, रेंट कैसे दिया इन टर्म्स ऑफ कैश। अब जरा कैश को देख लेते हैं, कैश को वही रूल है, कैश इस टाइम ट्रांजेक्शन नंबर 5 के अंदर आपसे बिजनेस से जा रही है, आउटफ्लो हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, तो इसको हम क्रेडिट कार्ड करेंगे। ऑफिस ऑफिस रेंट इज एक्सपेंस अकाउंट, और यू नो एक्सपेंस ऑलवेज इंक्रीजिंग, सिंपल इंक्रीज हो रहे हैं, अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो ये 1,500 हमने यहाँ पे लिखी है। कैश को देखें, कैश एसेट अकाउंट है, इस वक्त इस कैश के अंदर आपका डिक्रीज हो रहा है, आपके बिजनेस से जा रहा है, तो ये आपका क्रेडिट साइड पे इसको हमने एंट्री पास करनी। आगे चलें, सेल्स, कैश सेल्स बहुत सिंपल ट्रांजेक्शन है। कैश सेल्स की आपको गिवन ट्रांजेक्शन, कैश सेल की ट्रांजेक्शन भी कैश सेल है, क्यों, याद रखें कैश है ना, कैश सेल क्या किया आपने, चीजें सेल आउट की तो कैश लिया, कैश आपका एसेट अकाउंट है, इंक्रीज हो गया, और सेल इज द रेवेन्यू अकाउंट। और मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू ऑलवेज क्रेडिट, जैसे यहाँ पे हमने लिखा एक्सपेंस को हमेशा डेबिट किया हमने, और इसी तरह से रेवेन्यू को हमेशा हमेशा हम क्रेडिट करेंगे। सेल इज योर अ रेवेन्यू अकाउंट, expense always debited with its own name while revenue always credited with its own name। यहाँ पे revenue का क्या नाम था, sales था, cash एसेट अकाउंट इंक्रीज हुआ 1,000 डेबिट हो गया, इसी तरह से सेल रेवेन्यू अकाउंट है, रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये आपका राइट हैंड साइड के अकाउंट है, लिहाजा इसको क्रेडिट लगेगा। इन्वेंट्री कॉस्टिंग ₹2,000 वर्थ परचेज ऑन अकाउंट। दो तरह की परचेज होती है ना, या तो कैश में परचेज सेल होती है, जैसे यहाँ पे आपने ऑफिस रेंट कैश में दे दिया तो कैश आउटफ्लो होगी, यहाँ पे आपने सेल्स कैश में कर दी तो कैश इनफ्लो होगी। लेकिन उधार भी होता है, सारी कैश नहीं होती, उधार पे भी काम चलता है, क्रेडिट पे भी चलता है, जिसको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था ऑन अकाउंट। स्टूडेंट्स एक दो छोटी बातें, ये जो ट्रांजेक्शन को अगर क्रेडिट बनाना होता है तो उसकी तीन निशानी होती है। पहली निशानी,
इसमें लिखा हूं ऑन अकाउंट, जैसे लिखो ना इन्वेंट्री कॉस्टिंग ₹2000 वर परचेज ऑन अकाउंट। अब देखो हमें नहीं पता चल रहा ऑन अकाउंट से पहले ऑन अकाउंट का लॉस अगर ना लिखा हो तो कुछ पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। और अगर इस तरह का केस आ जाए जहां पे ना अगर इतनी ट्रांजैक्शन हो, इन्वेंट्री कॉस्टिंग ₹2000 वर परचेज, बस आगे ना लिखा होता कुछ, तो फिर क्या होता, फिर कैश ट्रांजैक्शन होती। अगर किसी ट्रांजैक्शन के अंदर एम्बिगुइटी होती है, हमें नहीं पता चल रहा होता कि क्या हो रहा है इसके अंदर, तो उसको कैश कंसीडर किया जाता है बाय डिफॉल्ट, जैसे रूल ऑफ थंब। लेकिन अगर उसको क्रेडिट बनाना हो तो उसकी 3 निशानी होती। पहली निशानी ऑन क्रेडिट लिखा जाए, ऑन अकाउंट लिखा जाएगा जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है। दूसरी निशानी ऑन क्रेडिट लिखा जाएगा, क्रेडिट CREDIT ऑन क्रेडिट। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट निशानी, इसको जरा गौर से समझिए, कि किसी बंदे का नाम लिखा होगा लेकिन कैश का लॉस मेंशन नहीं होगा। ऐसे लिखा होता है इन्वेंट्री कॉस्टिंग 2000 वर परचेज फ्रॉम अहमद, बस। और अगर कुछ नहीं लिखा होता फिर भी क्रेडिट होता। लेकिन जरा एक ट्रांजेक्शन को सुनिएगा, ये कुछ बुक्स में इस तरह की ट्रिकी सी ट्रांजेक्शन आती है कि इन्वेंट्री कॉस्टिंग ₹2000 वर परचेज फ्रॉम अहमद बाय कैश। अगर बाय कैश साथ लिख दिया जाए फिर वो कैश ट्रांजैक्शन मीन। तीसरी निशानी ये है कि किसी का नाम लिखा जाए लेकिन विदाउट कैश वर्ड के लिखा जाए, सिर्फ किसी का नाम लिखा जाए। और आप सब लोगों को पता है कि हम किसी बंदे का नाम उस वक्त याद रखते हैं कि कोई बंदा हमारा ना उस वक्त तक नाम याद रखता है जब तक हमने किसी से कैश लेनी है, कैश देनी होती है। लिहाजा ये 3 निशानी है। लिहाजा ये हमारी यहाँ पे चीज जो है वो आपका ऐसे आपकी इन्वेंट्री है, तो आपने इन्वेंट्री परचेज किया तो हमने यहाँ पे इन्वेंट्री लिख देंगे। इन्वेंट्री जो एसेट अकाउंट बिजनेस के अंदर आई है, एसेट इंक्रीज हुआ है। जब भी एसेट इंक्रीज हुआ है तो उसके साथ उसकी हमने अमाउंट लिखी है 2000। नेक्स्ट पे चले, क्रेडिट सेल। बहुत आसान बात है, देखो सेल ऑलवेज क्रेडिट, सेल तो हमेशा क्रेडिट ही होगी। देखो यहाँ पे हमने सेल की थी लेकिन यहाँ पे हमने कैश सेल की थी, तो कैश देखिए यहाँ पे सेल तो हमेशा हमने क्रेडिट ही करनी है। यहाँ पे भी सेल क्रेडिट की हुई है, यहाँ पे भी सेल क्रेडिट की हुई है। अब डेबिट क्या करना है, डेबिट सिर्फ देखना ये है कि भाई सेल की है तो कैश ली है, अगर कैश ली तो कैश डेबिट करें, अगर कैश नहीं ली तो क्या फिर कोई उस बंदे ने आपसे वादा किया होगा ना कि जी मैं आपको 2 दिन बाद, 10 दिन बाद या 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा, तो जो वादा है उसको फिर डेबिट करें। नॉर्मली इस वादे को कंट्री डेटर बोलते हैं या अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं। तो यहाँ पे सेल के साथ डेबिट जो हो जाएगा वो अकाउंट रिसीवेबल है। मैं इसको फिर रिपीट करता हूँ कि जी क्योंकि यहाँ पे कैश रिसीव नहीं हुआ, सेल तो हमेशा क्रेडिट ही होनी है। अगर कैश रिसीव होता तो ये पहली ट्रांजेक्शन की तरह हम 6 जनवरी वाली ट्रांजेक्शन की तरह से कैश रिसीव कर देते, क्रेडिट में सेल्स लिखते। लेकिन यहाँ पे चूंकि कैश रिसीव नहीं हुई है, एक वादा रिसीव हुए है, दैट वादा इज कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल। और अकाउंट रिसीवेबल भी आपके बिजनेस का एसेट अकाउंट है और यहाँ पे आपका इंक्रीज हो रहा है, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसको भी हमने डेबिट ही करना है। इसके साथ साथ लिखा हुआ है एक ट्रांजेक्शन आखिरी इस पेज की, परचेज गुड्स फॉर ₹6000। देखो एक चीज ये है कि ये परचेज के साथ अगर गुड्स का वर्ड लिखा जाए, ये परचेज के साथ एक और वर्ड लिखा जाता है विच इज कॉल्ड मर्चेंडाइजिंग या मर्चेंडाइजेस। तो याद रखिए ये अगर परचेज के साथ गुड्स या मर्चेंडाइजिंग का लफ्ज होता है तो दिस इज द एक्सपेंस अकाउंट, दिस इज द एक्सपेंस अकाउंट है। और अगर एक्सपेंस अकाउंट है तो परचेज अकाउंट हमारे पास जनरेट होता है। अदरवाइज अगर परचेज के साथ गुड्स या मर्चेंडाइजिंग के अलावा न लिखा जाता, किसी एसेट का नाम लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे किसी जगह लिखा हुआ था इन्वेंट्री कास्टिंग, या किसी और जगह हम देख लेंगे कि अगर ये लिखा होता कि जी परचेज मशीनरी, परचेज फर्नीचर लिखा होता, तो फिर हमारे पास डेबिट में उस एसेट का नाम। अगर परचेज के साथ एसेट का नाम ना लिखा जाए, गुड्स और मर्चेंडाइजिंग का लफ्ज लिखा जाए, तो ये हमारे पास अकाउंट जनरेट होता है विच इज कॉल्ड एसेट अकाउंट, विच इज कॉल्ड एक्सपेंस अकाउंट, परचेज अकाउंट। और इसके साथ हमने पे किए बाय कैश, तो हमने कैश पे कर दी। परचेज हमारा एक्सपेंस अकाउंट इंक्रीज हुआ और इसी तरह से कैश से चीजें खरीदी हैं और कैश से आगे चलते हैं जी। इसमें लिखा हुआ 1200 वर पेड ऑन अकाउंट टू द वेंडर सप्लायर, कि इन्होंने 1200 रुपीज पे किए। अब लाइबिलिटी को जरा गौर से देखें, लाइबिलिटी और कैश दोनों को देखें। इसमें इस ट्रांजेक्शन में ये हो रहा है कि एक तो लाइबिलिटी कम हो रही है, हमने अपने वेंडर सप्लायर को जहां से माल उठाते हैं उनको हमने पेमेंट की है, तो दो चीजें कम हुई है। एक हमारी लाइबिलिटी कम हुई है। अकाउंटिंग इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें बात कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए तो कैश कम होगी आपके पास, और राइट हैंड साइड के ऊपर अगर देखें आप तो आपकी लाइबिलिटी कम होगी। तो इसमें दोनों चीजें कम हो रही है, आपके एसेट भी कम हो रहे हैं और आपकी लाइबिलिटी भी कम हो रहा है। और हमें हमारे पास रूल याद है हमें ना कि जब भी एसेट कम होता है तो क्रेडिट लगता है,
जब भी लाइबिलिटी कम होती है तो उसको डेबिट लगता है। तो लिहाजा हमारे पास डेबिट हो जाएगा अकाउंट पेबल, क्योंकि ये लाइबिलिटी थी। देखो यहाँ पे जरा इस चीज के साथ एक लिंक करना चाहूंगा, एक ट्रांजेक्शन, ये वाली ट्रांजेक्शन है। देखो यहाँ पे हमने लाइबिलिटी इनकर की थी, हमने इन्वेंट्री खरीदी, हमारी लाइबिलिटी में इजाफा हुआ था, दैट्स वाई लाइबिलिटी को हमने क्रेडिट लिखा था। यहाँ हम पेमेंट करने जा रहे हैं, लिहाजा लाइबिलिटी को हमने डेबिट कर दिया। और इसके साथ हम यहाँ पे लिखते हैं कैश, लाइबिलिटी इज योर लाइबिलिटी अकाउंट, account payable your liability account while cash is your asset account, both are increasing or decreasing। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीव कैश फ्रॉम कस्टमर, आपने अपने कस्टमर से कैश रिसीव किए। दिस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड बेसिकली अ कन्वर्जन इन द एसेट साइड। देखो अकाउंट रिसीवेबल भी आपके एसेट्स हैं, ये एक ट्रांजैक्शन के साथ लिंक करते हैं। देखो ये ट्रांजैक्शन थी जहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल जैसे ही इंक्रीज उस वक्त हुआ था जब लोगों ने वादा किया था कि जी मैं आपको 2 महीने के बाद पेमेंट करूंगा, आपने रिसीवेबल को इंक्रीज कर दिया। रिसीवेबल किसी चीज के साथ रिसीवेबल लिखा जाएगा वो एसेट होता है, अकाउंट रिसीवेबल है या कोई और चीज रिसीवेबल है। तो आज देखिए आज रिसीव्ड हो गया, आज क्या हुआ, रिसीव हुआ, रिसीव फ्रॉम फ्रॉम अ कस्टमर, बल्कि यहाँ पे मैं फ्रॉम मैं ज्यादा बेहतर लिख लेता हूँ क्रेडिट कस्टमर, वो लोग जिन पे आपने क्रेडिट में सेल की थी उससे आपने पैसे रिसीव कर देना, में होता भी ऐसे ही है। अब जब आपने कैश रिसीव किया तो कैश को डेबिट कर देंगे, कैश डेबिट हुआ तो कैश हमारा एसेट अकाउंट है। और इसी तरह से हमारे पास जो आपका कहाँ से रिसीव हुए, अकाउंट रिसीवेबल कम हुए हैं। देखो अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट उस वक्त लगाया था जब वो उसमें इजाफा हो गया था, 20,000 रुपए देने थे एक बंदे ने, आज 10,000 दे दिए सपोज करो, तो अकाउंट रिसीवेबल को आप क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। जब 20,000 पहली ट्रांजेक्शन में देने थे तो उसको डेबिट किया था, आज ले रहे हैं तो उसको क्रेडिट कर देंगे। ये भी आपका एसेट है कि कन्वर्जन, एक एसेट इंक्रीज होगा डेफिनेटली दूसरा डिक्रीज होगा, जो डेबिट है वो इंक्रीज है और जो क्रेडिट है वो फिर हमें पता है कि जो भी एसेट है तो ये आपका डिक्रीज हो रहा है 3000। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर 2 years, यस। देखो इंश्योरेंस इज योर एक्सपेंस अकाउंट, पेड इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट, लेकिन यहाँ पे उसको 2 year की बात की गई, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये आपका एक्सपेंस नहीं है। एक साल से बियॉन्ड चला जाए अगर कोई चीज तो वो आपका एसेट कंसिडर कर दिया जाता है। और यहाँ पे सिंपल सी बात है, प्रीपेड इंश्योरेंस, अगर सिंपल इंश्योरेंस लिखेंगे तो वो आपका एक्सपेंस अकाउंट है, लेकिन प्रीपेड इंश्योरेंस इज योर एसेट अकाउंट। अच्छा एसेट अकाउंट है और क्या देंगे, इंश्योरेंस खरीदी तो कैश देंगे, कैश। इसमें भी देखें ये भी आपके दोनों साइड एसेट है, एक एसेट इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है, ज्यादा आपके पास आ जाएगा। गुड रिटर्न बाय कैश कस्टमर ऑफ ₹200। अब जरा बात सुनो, गुड रिटर्न बाय कैश कस्टमर, देखो चीजें वापस आई हैं आपकी, आपने चीजें सेल आउट की थी कस्टमर पे, उनको पसंद नहीं आई, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं थी, वो वापस आई हैं। अगर वो वापस आई हैं तो सेल हमेशा क्रेडिट होता है और हमें पता है कि सेल रिटर्न इज द कॉन्ट्रैक्ट टू सेल अकाउंट, वो रेवेन्यू का अपोजिट है, वो डेबिट हो गया जैसा करके दिया हुआ है। तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे, क्रेडिट में देखो अगर आप किसी कस्टमर से चीजें वापस लाएंगे उन कस्टमर से जिन पे आपने कैश में सेल की थी पहले, तो उनको रिटर्न इन रिटर्न आपने कैश ही देना होगा। लेकिन अगर ऐसा कस्टमर था जिसने चीजें आपको रिटर्न की हैं, जिससे पहले आपने जो उस पे आपने जो चीजें सेल आउट की थी वो क्रेडिट में अगर कहीं की होती तो वो आप उसकी क्रेडिट को कम कर दे, लेकिन इसमें कैश था, सेल रिटर्न टू कैश हो जाएगा। इस बंदे से हमने सेल चीजें ली हैं और इसको हमने इसका कांट्रा रेवेन्यू है जी, सेल रिटर्न कांट्रा रेवेन्यू है तो ये हमेशा इंक्रीज ही है और इसकी वैल्यू 200 हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। इस तरह कैश अकाउंट है, कैश इज योर एसेट अकाउंट, और यहाँ पे देखें तो ये डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं तो लिहाजा डिक्रीज हो रहा है 200 आपने यहाँ पे। गुड रिटर्न टू द क्रेडिट सप्लायर, अब आपने अपने क्रेडिट सप्लायर को दिस केस ऑफ अ परचेज रिटर्न, परचेज देखो सेल रिटर्न हमेशा डेबिट, क्यों, इसलिए कि कांट्रा रेवेन्यू है, और परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट इसलिए कि कांट्रा एक्सपेंस अकाउंट है। देखिए यहाँ पे क्रेडिट सप्लायर था, अब देखो अगर क्रेडिट सप्लायर है तो इसका मतलब है उसने जब चीजें हमसे खरीदी थी तो कैश में नहीं खरीदी थी, उसने उसने मीन हमने, क्योंकि ये हमारी परचेज रिटर्न है, तो अगर अगर हम इसको इससे इस सप्लायर से जो हमने चीजें खरीदी थी वो अगर कैश में खरीदी तो बड़ी ऑब्वियस की बात है कि हमें अब कैश मिलता है। लेकिन चूंकि पहले हमने कैश में नहीं खरीदी थी तो हमने क्रेडिट में खरीदी थी, तो क्रेडिट में खरीदी होगी तो क्या एंट्री पास की होगी, ये वाली एंट्री पास की होगी, कहाँ पे की यहाँ पे ये कि क्रेडिट में पेएबल आया होगा, कैसे होगा, परचेज टू अकाउंट पेएबल में पहले की बात कर रहा हूँ।
अब क्या है, अब चूंकि रिटर्न होगी ये, तो हमारे पास अकाउंट पेएबल डेबिट हो जाएगा। मैं फिर बात करता हूँ, लायबिलिटी है जी, और इस केस के अंदर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, इसलिए उठा के आपने लायबिलिटी अकाउंट को डेबिट लिखा, अमाउंट है 500, और परचेज रिटर्न आपको पता है कांट्रा एक्सपेंस अकाउंट है, और कांट्रा एक्सपेंस तो कंफर्म है, ये इंक्रीज को लिखेंगे, इनको इंक्रीज ही लिखते हैं, और 500 हमने यहाँ पे लिखी। अब देखो जरा, ये बेसिकली हमने ये गुड्स जो थी ये खरीदी हुई थी, उधारी खरीदी हुई। जब हमने खरीदी थी तो वहां पे उसने एंट्री की थी परचेज टू अकाउंट पेएबल, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी। और अब क्या हुआ है, अब हमने चीजें रिटर्न किए तो हमने अपनी लायबिलिटी को कम किया है, तो अकाउंट पेएबल को हमने डेबिट कर दिया और परचेज रिटर्न को हमने क्रेडिट कर दिया। आपको पता है परचेज रिटर्न हमेशा हमेशा क्रेडिट ही रहेगा, क्योंकि ये कांट्रा एक्सपेंस अकाउंट है। रिसीव्ड कमीशन आ गया जी, पेड कमीशन होता है तो कमीशन एक्सपेंस होता है, ये रिसीव है तो रिसीव रेवेन्यू है, तो कमीशन किया तो क्या रिसीव किया, कैश रिसीव किया। कैश आपका एसेट अकाउंट है, इसके अंदर हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम यहाँ पे इसकी डेबिट करेंगे। कमीशन रेवेन्यू अकाउंट है, ये भी इंक्रीज हो रहा है आपके पास है। मशीनरी की भी बात करते हैं जी, ये आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं। परचेज मशीनरी ऑफ रुपीज 10,000 2,500 पेड एंड रिमेनिंग साइन अ नोट। मशीनरी आपने 10,000 की खरीदी, सिंपल सी बात है, मशीनरी खरीद के उसके अगेंस्ट आपने कैश दिए है, कितनी अमाउंट दी है जी 2,500, और रिमेनिंग आपने जो उसके साथ मामला किए कि उसका एक नोट पेएबल आपका बन जाएगा, आपने एक नोट साइन करके दिया है कि इतने टाइम के बाद वापस करेंगे। एसेट है आपका जी कैश, और इसमें देखा जाए तो ये आपका डिक्रीज हो रहा है। अगर एसेट डिक्रीज होते हैं, कितनी अमाउंट दी है जी कैश की 2,500 रुपीज, और ये नॉट पेएबल योर लायबिलिटी अकाउंट, और इस लायबिलिटी को इंक्रीज लग रहा है, और अगर लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो हमें पता है उसको क्रेडिट रिकॉर्ड किया जाता है। अगर देखें तो दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड एंट्री, जहाँ पे इसके दो एस्पेक्ट है, इनको उसको पढ़ना कैसे सुनिएगा। मैं इसको अगर आपको बोला जाए कि पास एंट्री, तो आपने पढ़ना है, आपने इस तरह से बोलना है, मशीनरी टू कैश टू नोट पेएबल, दोनों टू टू बोले हैं, इसका मतलब मैंने जो लफ्ज पहले मशीनरी बोला है वो डेबिट है, और टू कैश और टू पेएबल जो है, इसका मतलब ये आपकी क्रेडिट साइड पे लिखी हुई। देखो मशीनरी एसेट अकाउंट है, बिजनेस में आ गया, गुड हो गया, आ गया तो ये इंक्रीज हो गया। उसके साथ साथ फिर हमने 10,000 की चीज ले के उसके सिर्फ 2,500 रुपए दिए, बाकी उधार किए हैं, लिहाजा 2,500 कैश की सूरत में आपसे चला गया, कैश भी आपका एसेट अकाउंट है कम हुआ है, और साथ साथ आपकी लाइबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज हुई है, उसको भी हमने रिकॉर्ड किया। टोटल सर्विसेज परफॉर्म फॉर 4,500, कैश रिसीव 2,000, रिमेनिंग नॉट अ रिसीवेबल। अब सिंपल सी इसके अंदर गौर से अगर आप देखें तो जो आपने सारी की सारी सर्विसेज परफॉर्म की है, जिसको मैं पहले मैं क्रेडिट लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्विस रेवेन्यू, या सिंपल रेवेन्यू भी लिख सकते हैं, और आपने टोटल सर्विस परफॉर्म की 4,500 रुपए की, ठीक हो गया। किया क्या है, कैश रिसीव लिया आपने 2,000 का, हमने कैश रिसीव किया 2,000 का, और जो रिमेनिंग है वो नोट रिसीवेबल है, यहाँ पे भी लिखें नोट, ये हमारा एसेट है रिसीवेबल। अब देखें कि जो आपका रेवेन्यू है वो दो ही पैटर्न में आ सकता है, या तो कैश में रेवेन्यू मिल सकता है या क्रेडिट में, जैसे हमने पहले भी बात की कि सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेल तो हमेशा क्रेडिट होगा, या कोई भी रेवेन्यू का नाम है वो तो हमेशा क्रेडिट ही है। डेबिट को सिर्फ देखना है कि कैश अगर मिली है तो कैश कर दें, अगर आपको कैश नहीं मिला, एक वादा मिला है दैट कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल, तो उसको डेबिट कर दें। इस केस के अंदर जो ट्रांजैक्शन नंबर 22 की है, इसमें दोनों चीजें इकट्ठी हैं। एक ट्रांजैक्शन हुई है, सर्विसेज आपने परफॉर्म की है 4,500 की, लेकिन उसके अगेंस्ट आपको सिर्फ कैश जो मिली है वो 2,000 की, बाकी बंदे ने आपको बोला है नोट रिसीवेबल आपको दिया है कि जी हम आपको 1 महीने के बाद देंगे। सर्विस फॉर द क्लाइंट हु हैव पेड इन एडवांस इन मार्च 2nd। देखें मार्च 12 की इसके अंदर ट्रांजैक्शन, मार्च 12 की ट्रांजैक्शन है, ये मार्च 12 की नहीं है, ये मिस्टेक है शायद,
इसको मैं इतना कर देता हूँ। इस ट्रांजेक्शन को हम एक सेकंड बाद देखते हैं, ठीक है, इसको मैं छोड़ता हूँ। आप इसको लास्ट ट्रांजेक्शन में शायद है ना, रिसीव फ्रॉम कस्टमर, हाँ ये लास्ट ट्रांजेक्शन के बाद इसको हम देखेंगे, ठीक है। ये मैं इसमें चला जाता हूँ। अकाउंट रिसीवेबल कलेक्टेड ₹1500, ये बहुत ही सिंपल सी बात है। अकाउंट रिसीवेबल कलेक्टेड है तो कैश मिला होगा टू अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट आपके अकाउंट रिसीवेबल कलेक्ट हो गए हैं, कैश मिल गया है। कितनी ये दिस इज अ कन्वर्जन एसेट साइड, एसेट है जी आपका, और ये भी आपका भी एसेट समझते हैं। दोनों आपके कैश है या अकाउंट रिसीवेबल है, बोथ आर एसेट अकाउंट, और कैश इस वक्त इंक्रीज हो रही है, आपके पास आ रही है, लेकिन अकाउंट रिसीवेबल आपका डिक्रीज हो रहा है। बोथ आर एसेट अकाउंट, व्हेन एसेट इंक्रीजिंग इट इज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड, एंड व्हेन एसेट आर डिक्रीजिंग it is recorded in the credit side. Purchase supplies of worth ₹2500 paid, देखो 2500 की सप्लाईज को अभी आप एसेट कंसिडर करें, इस पर मजीद बात जरूर करेंगे हम आगे चल के। सप्लाईज और स्टेशनरी के कैश को देखना पड़ता है, चलिए इसको देख लेंगे आगे चल के। सो फार इसको एसेट कंसिडर करें। उसके बाद आपने क्या किया, कैश पे किया। कैश पे कितना पे किया जी, आपने सप्लाई खरीदा, एसेट 25,000 का मिल गया, कैश 10,000 की पे की। ये भी आपके एसेट अकाउंट है जो इस साइड पे आपका डिक्रीज हो रहा है इस ट्रांजेक्शन में। और उसके साथ अकाउंट पेएबल है, साथ लाइबिलिटी भी इनकर कर दी आपने, लाइबिलिटी अकाउंट है, और लाइबिलिटी अकाउंट इस केस के अंदर इंक्रीज कर रही है। सो सप्लाईज खरीदी है उसी तरह से जो इस ट्रांजेक्शन पिछली में था, मशीनरी खरीदी थी और दो उसके आपने यूज किया था, उसको हमने यहाँ पे भी यूज कर। लास्ट ट्रांजेक्शन उसके साथ उसका लिंक था, ये कह रहे रिसीव 3000 कैश फ्रॉम कस्टमर टू हुम सेल्स टू बी डिलीवर इन द फ्यूचर। जरा याद रखें बात, देखो अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे से हमने उसको सर्विसेज दी है या उससे सेल्स हमने की है, कैश ले लिए तो सिंपल सी एंट्री होती, कैश टू सेल्स, मतलब कैश भी ले ली और साथ उसका सर्विसेज भी उसको दे दी, बात खत्म होगी। लेकिन समटाइम ऐसे होता है कि हम एडवांस में पैसे ले लेते हैं, सर्विसेज को अभी नहीं दी होती। से डाइवो का केस अपने माइंड में लेके कि मैंने डाइवो से टिकट ली है किसी भी उससे डाइवो की ट्रांसपोर्टेशन से, और मैं आज उसको पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैंने उसको आज पेमेंट की है, लेकिन मैं आज क्या नहीं कर रहा हूँ, मैं आज ये नहीं कर रहा कि मैं आज ट्रेवल नहीं कर रहा हूँ। पेमेंट कर दिया आज मैंने, लेकिन उसकी मैंने ट्रेवल नहीं की है। अगर ट्रेवल नहीं की तो आज जरा गौर से देखें, तो आज ये जो मैंने अमाउंट डाइवो को पे करने जा रहा हूँ, ये उसका रेवेन्यू नहीं है, उस पर लाइबिलिटी है। रेवेन्यू कब होगा, जब मैं उसमें सफर भी कर लूंगा। लिहाजा अगर आप कोई एडवांस में किसी से पैसे ले लेते हैं जिसके अगेंस्ट अभी आपने सर्विसेज नहीं दे दी होती, उसको सेल्स अभी नहीं की होती, उसको उसको फ्यूचर में जाके उसको आपने उसके अगेंस्ट सर्विसेज देनी होती है, तो दिस टाइप ऑफ रेवेन्यू इज कॉल्ड अनअर्न्ड सेल या अनअर्न्ड रेवेन्यू, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, अनअर्न्ड रेवेन्यू, अभी अर्न नहीं हुआ। और यू नो अनअर्न्ड रेवेन्यू इज अ लाइबिलिटी अकाउंट। अब इस ट्रांजेक्शन जिसको छोड़ा था उसके इसके साथ लिंक इस तरह से था कि ये जो पहले आपने एडवांस में ले लिए थे पैसे, आगे चल के आपने उसकी पेमेंट की है। जब पेमेंट करेंगे तो सिंपल सी बात ये है, पेमेंट इन सेंस कि आज आपने उसकी पैसे ले लिए, कल जाकर उसको सर्विसेज दी है इनफैक्ट आपने। तो जब आप सर्विसेज देंगे तो क्या करेंगे, देखो ये अनअर्न्ड सेल जो था ये आपकी लाइबिलिटी था। अब क्या हुआ आगे चल के, इस तरह सपोज करें मैं आज अगर ड्राइवर से मैंने टिकट खरीदे हैं तो ये एंट्री पास की जाएगी, ड्राइवर वाला ये एंट्री पास करेगा, कैश टू अनअर्न्ड सेल। लेकिन जैसे ही मैं ड्राइवर पे सफर कर लूंगा तो वो उसकी जो लाइबिलिटी है वो रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सिंपल सी ट्रांजैक्शन होगी। देखें आपकी ये जो ये ट्रांजैक्शन है, ये वाली अनअर्न्ड सेल जो है ये डेबिट हो जाएगी, लाइबिलिटी कम हो जाएगी, और रेवेन्यू जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। जो भी नाम है रेवेन्यू का, मैं यहाँ पे जनरल टर्म यूज करता हूँ, रेवेन्यू। रेवेन्यू जो रेवेन्यू अकाउंट, और इस केस के अंदर इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम क्रेडिट में। अगर इसको आखिरी बात करूं, अगर इस ट्रांजैक्शन को हम यू कह सकते, दिस इज अ कन्वर्जन इन द इक्विटी साइड, कि ये बेसिकली लाइबिलिटी और रेवेन्यू का आपस में कन्वर्जन है। आपने देखा ना कि हम एक्सपेंस और एसेट का भी आपस में कन्वर्जन करते हैं, और इसी तरह से हम लाइबिलिटी और रेवेन्यू का भी कन्वर्जन आपस में करते हैं। तो स्टूडेंट्स जरूरी बात ये है
कि आप इस लिंक पे जाएं ज़रूर, और इस पे आपको 20 MCQs मिलेंगे जो अकाउंटेंसी नॉलेज के ऊपर आपके पास अकाउंटिंग, ये आपके जो चैप्टर का नाम है ये बेसिकली अकाउंटेंसी नॉलेज इज आवर वेबसाइट। और इस पे आपने देखा है कि ये अकाउंटिंग वेरिएशन प्रो फार्मा के 20 MCQs हैं, और इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। और इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ आपने काम की है वो भी आपके अकाउंटेंसी नॉलेज पे आपके प्रॉब्लम्स हैं। ये अकाउंटेंसी अकाउंटिंग वेरिएशन प्रोफार्मा प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप देखें, आप अपने LMS के अंदर भी देख लें तो ये भी LMS के अंदर भी लेक्चर्स के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। प्रॉब्लम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगा कि प्रॉब्लम्स करने का सही तरीका जी ये है कि वहां से आप PDF डॉक्यूमेंट डाउनलोड करें, उसको प्रिंट करें और पहले खुद उसको अटेम्प्ट करें। इसी तरह से जैसे अभी क्वेश्चन में कुछ चीजें ब्लैंक थी और कुछ चीजों को आप गिवन थी, तो उसमें भी आप देखेंगे कि वो एक मजे से 5 क्वेश्चन बने हुए हैं कि उसकी कुछ ट्रांजेक्शन अननोन है और कुछ नोन भी है, ताकि आपको एक बेहतरी वहां पे नजर आए, खासकर आंसर वगैरह चीजें। तो उसको तरीका यही है कि PDF डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करें, उसको प्रिंट करें और उसको पहले खुद से अटेम्प्ट करें, और उसके बाद फिर उसको जब आप अटेम्प्ट कर लें फिर उसके सोल्यूशन पे जाएं, फिर देखें, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होगी और आपको होगा। बट थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट यूनिट में इंशाल्लाह हम मिलते हैं। खुदा हाफिज।